यूट्यूब लाइव पे जो है, करें एक बार स्टार्ट। आओ। गुड मॉर्निंग गाइस। आओ। देखो, आपका सीए इंटरमीडिएट, मेरे ख्याल से डेमो तो सबका हो चुका होगा, है ना। सीए इंटरमीडिएट में आपके टोटल मिला करके दो ग्रुप है ना। एक है आपका ग्रुप वन, अब तो सब्जेक्ट भी कम कर दिए, और एक है आपका ग्रुप टू। ठीक है। ग्रुप वन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपके? ठीक है। पहला एडवांस अकाउंट्स, दूसरा ऑडिट। ऑडिट, बताओ, लॉ, और तीसरा टैक्स। ठीक है सर। ग्रुप टू में बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिट और एफएम। ठीक है। सबका डेमो हो चुका है, सारे सब्जेक्ट का। अच्छा, ग्रुप वन का सबका हो गया, चलो अच्छी बात है। तो आप सारे ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों बोथ ग्रुप देने वाले हो? कोई ऐसा जो सिंगल ग्रुप वाला हो, जो सिंगल ग्रुप के लिए देख रहा हो अभी, या बोथ ग्रुप्स वाले हैं? चलो अच्छी बात है। ठीक है, अभी तो वैसे ही सारे बोथ ग्रुप्स बोलते हैं, है ना। थोड़े टाइम बाद सिंगल पे आएंगे, फिर थोड़े टाइम बाद जस्ट पास पे आएंगे, ऐसे मत करना। ठीक है। शुरू से अगर ग्रुप, दोनों ग्रुप्स का सोच रहे हो तो दोनों ग्रुप का सोचना, उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें एडवांटेज में होंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आओ, सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका पेपर नंबर 4 पूरा नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। कुछ पता है सब्जेक्ट के बारे में पहले से आप लोगों को? ग्रेजुएशन में पढ़ा हो कहीं, अगर ग्रेजुएशन में अभी तक पढ़ा है सब्जेक्ट तो? ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले हो सारे? बड़े छोटे हो यार तुम लोग तो। सेकंड ईयर, अच्छा। डायरेक्ट एंट्री वाले कितने हैं, जो डायरेक्ट एंट्री से आए हैं? कोई भी नहीं है? सीए फाउंडेशन वाले सारे? चलो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फिर तो आपने नहीं पढ़ रखा होगा कुछ, चलो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा, सही है। ठीक है। कुछ आइडिया सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ोगे? डायरेक्ट एंट्री वाले हैं एक दो बच्चे, हाँ। कुछ आइडिया? कॉस्ट कैसे निकालें, चलो बहुत बढ़िया। और भाई क्या नाम है? नमन। आगे आ जा यार, तो पीछे से नजर ही नहीं आ रहा। हाँ यार, इधर बैठ। तूने अभी 12वीं करी है क्या? अच्छा। इधर इतना क्या था भाई, मतलब सीधा सीए में घुसना है। चलो। हाँ। और क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट में? कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ये तो आपने यहीं से देख लिया ना कि कॉस्ट को निकालना कैसे, कॉस्ट को मैनेज कैसे करना है। उसके अलावा कॉस्ट निकाले कैसे, ठीक है। इसके अलावा और क्या लगता है, क्या पढ़ोगे? भाई देखो, मेरी क्लास में तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हो, ये सब तो फॉर्मेलिटी चल रही है, ठीक है। पर मेरे मानने से कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं मानोगे, ठीक है। तो पहले आप लोग मानो, ठीक है। और उस सीए की वैल्यू है बाहर मार्केट में, जो कुछ बोलेगा, जो बोलेगा नहीं उसे पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपके हाथ में। तो प्लीज़ मेरी क्लास में बोलो, इंटरेक्शन रखना पूरा का पूरा। ठीक है सर। ठीक। ऑनलाइन में बच्चे कह रहे हैं कॉस्ट एनालिसिस करना। रोहन क्या होता है भाई कॉस्ट एनालिसिस? आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, कॉस्ट एनालिसिस का मतलब? मैंने नहीं बोला, भाई बोल रहा है, हाँ। एक्चुअल कॉस्ट को, हाँ। 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 और कॉस्ट निकालना क्यों ज़रूरी है? हाँ। हाँ। बिल्कुल, ट्रू कॉस्ट पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्रू कॉस्ट नहीं पता होगी, ट्रू सेलिंग प्राइस पे आप नहीं पहुंच पाओगे। आप ट्रू सेलिंग प्राइस पे नहीं पहुंच पाओगे, ज़्यादा सेलिंग प्राइस रखोगे मार्केट से वैसे ही आउट हो जाओगे, ठीक है। कम रखोगे, आपका प्रोडक्ट वैसे ही कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। आओ, अब इस सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, बचपन में आप सबने ये इक्वेशन तो बहुत अच्छे से पढ़ी भी होगी, है ना। 8th क्लास में पढ़ी होगी, कॉस्ट, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो क्या आता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेल्स भी बोलते हैं, है ना। ये तो पढ़ा हुआ है ना सब, ठीक है। लिखते चलना साथ साथ, नोट्स बनाना, ठीक है। आपको पहली क्लास से आदत बनवा दूं नोट्स बनाने की। दूसरा भाई, आज आपके साथ मेरी पहली क्लास है, आपकी इसके बाद मेरे साथ कोई भी क्लास होगी तो कम से कम अपने पास 3 से 4 पेन रखना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो ज़रूरी क्यों है, ठीक है। होता क्या है, आप सब कुछ ब्लैक पेन से लिख देते हो, लास्ट के एक दिन में जाके यही नहीं पता होता इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना।
ठीक है, या तो वो 4 सिक्कों वाला पेन ले लो जो ऐसे टक टक करते रहते हो, एक ही पेन से काम हो जाए तुम्हारा, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मेरे हिसाब से अपने पास 4 पेन रखना करीब करीब। मेरी आदत है, मैं जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो रेड पेन से लिखता हूँ। आज नहीं, आज तो ऐसे ही लिखा है। आप बोलोगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आगे के लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप अपने पास रखना 2-3 पेन रखना। ठीक है, ये तो सबको पता है ना। अच्छा सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, समझना कॉस्ट और प्रॉफिट है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, क्या बनाऊं बताओ, कौन सा मटेरियल लूं, तुम बताओ, जो तुम बोलोगे वो लूंगा। बड़ा बोरिंग आदमी यार, किताब। और कुछ बताओ ना, किताब तो पढ़नी है ना। चलो ठीक है भाई, आओ चॉकलेट बनाते हैं, आओ। कितनी कॉस्ट है? अरे नहीं यार, थोड़ी अच्छी सी बनाओ। 40 रुपए की कॉस्ट, ठीक है, 10 रुपए का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस आया 50। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक सही है सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से एक एक बात को समझना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टारगेट ये है, कॉस्ट को कम करना है या प्रॉफिट को बढ़ाना है। ठीक है, आप ये पढ़ते हो या तो प्रॉफिट को बढ़ाओ या कॉस्ट को कम करो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट 10 रुपए से बढ़े। अभी एट प्रेजेंट मैं 10 रुपए पे काम कर रहा हूँ प्रॉफिट पे, मेरे को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, क्या कर सकता हूँ आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। कॉस्ट को कम कर दो, करो, कैसे होगी कम, बताओ। तुम ही बताओगे सब कुछ। सेल्स प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है। पहले ये कितनों के दिमाग में आया सेल्स प्राइस बढ़ा देंगे? यार एक तो ना मेरी क्लास ऑनलाइन मत लिया करो, यहाँ आकर के लिया करो। ऑनलाइन में बच्चे कुछ भी बोलते हैं। यहाँ चल रही है कॉस्ट, कह रहे हैं शादी कब करोगे। अरे भाई इधर सुन लो यार, इनको शादी की पड़ी है पहले। भाई क्यों मैं मुस्कुराता हुआ अच्छा नहीं लग रहा तेरे को? हाँ, 40, 10, 50। आपने बोला सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। नाम क्या है? कुंदन। अच्छा कुंदन, एक बात बता, मैं अगर अपनी चॉकलेट का प्राइस 60 रुपए कर दूं, ठीक है, मैं बना करके बेच रहा हूँ सेम चॉकलेट, बाकी दुकान वाले भी बना करके बेच रहे हैं। वैलेंटाइन आने ही वाला है, तुम आशिकों के नवरात्रे वैसे ही आने वाले हैं। ठीक है, उसमें होता है एक चॉकलेट डे, तुम गए कि भाई आज तो चॉकलेट डे है, देंगे चॉकलेट। आपने खरीदी 4-5, समझ लो ना, 4-5 चॉकलेट खरीदी। ठीक है, ठीक है। अब भाई को एक जगह से मिल रही है 50 रुपए की, दूसरी जगह से मिल रही है 60 रुपए की, तू मेरे से लेगा 60 रुपए की सेम चीज, है ना। अगर मैं बोलूं भाई तू ले सकता, तो मैं बोल दूंगा हाँ मेरा प्रॉफिट 20 रुपए हो जाएगा, कॉस्ट मेरी उतनी है, लेकिन तू लेगा ही नहीं, है ना। तो अगर मैं अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा हूं, अगर मेरी उसमें मोनोपोली है जब बात अलग है भाई। मेरी मोनोपोली नहीं है, मैं सेम चीज बना करके बेच रहा हूँ, तुम मेरे से क्यों खरीदोगे? बोलोगे भाई हटा, मैं दूसरी जगह से ले लूंगा सामान, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ऑप्शन तो मेरे पास है ही नहीं कि मेरे को सेलिंग प्राइस बढ़ाना है। दूसरा बताओ, कॉस्ट को कम करें, करके दिखाओ। ठीक है, लेबर को कम कर दो, लेबर कॉस्ट को कम कर दो, लेबर कॉस्ट को एफिशिएंसी ले आओ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ वो एफिशिएंट है टोटली, अब बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? क्या ले आएंगे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? चॉकलेट बनाने में कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है भाई? मशीन? अच्छा, और सोचो, तुमसे पूछ रहा हूँ। मतलब एक चीज तो सर, एक चीज तो सर देखो कंफर्म है कि अगर मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस पे नहीं कर सकता कुछ भी, मुझे अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सबसे पहली चीज आपको कॉस्टिंग पढ़ाते हुए ये क्यों पढ़ाता हूँ, सीए का कोई भी बच्चा, आप तो सब्जेक्ट भाई सीधा सीधा जब पढ़ते हो ना, जब आपको लगे कि मेरे को इससे पैसा कमाना है ना। मैं आपको बोलूँ इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किताबों में पढ़ रहे हो, तो तुम मेरा सब्जेक्ट पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, तो पहले आपको ये चीज समझा रहा हूं, अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री की कॉस्ट कंट्रोल करना आ गया तो आपको पैसे तो बहुत मिलेंगे। ठीक है, तुम बोलोगे सर 10 रुपए कम करने में क्या पैसे मिलेंगे? ठीक है, बड़ी बड़ी जितनी इंडस्ट्रीज है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाली, कोका कोला अपनी एडवर्टीजमेंट ये करती है चार्टेड अकाउंटेंट के साथ या सीएमए वाले लोगों के साथ, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले बंदे होते हैं। सर हम आपको ज्यादा नहीं कह रहे, आप हमारी पर बॉटल पे 10 पैसे की कॉस्ट कम करके दिखा दो। अगर आपने 10 पैसे की कॉस्ट कम कर दी ना, हम आपको 20 लाख का पैकेज दे रहे हैं। तुम बोलोगे सर 10 पैसे की कॉस्ट पे, यार उसकी सेल है ना, 600 करोड़ 700 करोड़ बेच रहा है वो। ठीक है, तो सीधी सी बात है ना, अगर मैं किसी कंपनी को वो वैल्यू दे दूं कि अगर उसके 40 से 50 लाख बच रहे हैं, तो क्या वो मुझे खुशी खुशी 10-20 लाख तो देगा ना। ठीक है, ऐसे ही हर इंडस्ट्री में होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि हाँ यार इस सब्जेक्ट की अहमियत तो है ना। और कॉस्ट कम करना किसी भी ऐसे ही बंदे को नहीं आएगा, जैसे मैं आज आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आज आप लोग आम इंसान हो, क्योंकि अभी आपको कॉस्टिंग पता नहीं है। आप बोलोगे सर लेबर कम कर दो, मटेरियल कम कर दो, करके कैसे दिखाओगे? मेन तो सारी वर्किंग वही है ना, उसी सारी वर्किंग के लिए हमें कॉस्टिंग पढ़नी है। यहाँ तक पहले क्लियर हो गया ना कि कॉस्टिंग पढ़नी क्यों जरूरी है। सीधा सा एक ही मुद्दा है, मेरे को जब तक कॉस्ट के बारे में पता नहीं होगा, आप उसे कम कैसे करोगे, खुद सोचो, है ना। तो पहले कॉस्ट के बारे में समझना है, सारा समझ लोगे तो आपको आज की पहली क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा, कोई एक एग्जांपल लूंगा जिसपे मैं आपको कॉस्ट कम करके दिखा दूंगा। यहां तक तो सही है सब कुछ? ठीक है, अच्छा, तो ये चीज हो गई हमारी।
अब इसके बाद मैं आपसे पहले पूछता हूँ, आपने मुझे कुछ कुछ चीजें बताई, जैसे आपने एक बोला लेबर की एफिशिएंसी, उसके अलावा और कुछ सोचो जिससे कॉस्ट कम हो जाए। लगाओ दिमाग, क्या कर दे? प्रोडक्शन बढ़ा दे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। बढ़िया, क्या नाम है भाई? प्रद्यम, प्रद्युम, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक है, चलो। हाँ और बताओ, और कैसे कम कर सकते हैं? क्या कर देंगे? सेलिंग क्वांटिटी कम करने से कैसे कॉस्ट कम? हाँ हाँ। अच्छा तू वैसे कह रहा है कि 5 रुपए की प्राइस पे ही पहले 10 बिस्किट आते थे, अब 10 की जगह तुमने 8 बिस्किट कर दिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग रन में ज़्यादा चल नहीं पाएगा। आज तुम कस्टमर को बुद्धू बना लो, किसी न किसी दिन तो पता चलेगा उसे, है ना? और सोचो क्या हो सकता है। सर हमसे ही पूछोगे, आप ही पढ़ा दो? अभी पढ़ाऊंगा ना, पहले आप लोगों से तो पूछ लो। प्रोडक्ट का नेट वेट कम कर दो, लॉन्ग रन में चल जाएगा, सोच के देखो। ठीक है, अपने आप को ऐसे समझो तुम धंधा चला रहे हो, ठीक है, तुम बिजनेस चला रहे हो, तो आप अपनी कॉस्ट को कम करोगे तो कैसे कम करोगे? ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है। मैं आज आपको थोड़ा सा कम करके दिखाऊंगा, लेकिन कम करने से पहले हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आओ अब मेरे साथ साथ जरा कुछ चीज़ें लिखना। देखो, सबसे पहले कोई भी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट किन किन चीज़ों से मिल करके बनी है वो समझना। कॉस्ट किन किन चीज़ों से मिल करके बनी है? कॉस्ट में एक होता है मटीरियल, ठीक है। आप कोई भी चीज़ बना करके बेच रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मटीरियल ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो मुझे कोई ऐसा, अगर तुम्हें लग रहा है कि जिसमें मटेरियल ना हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल है? कोई भी चीज़ बना करके बेचो जिसमें मटेरियल ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता, है ना? आप बोलोगे सर सर्विस इंडस्ट्री, मैं आज आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ, इसमें भी मटेरियल है, मैं आप लोगों को बुक्स देता हूँ, कल को जाकर के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, है ना? तो उसके बाद क्या ऐसा होगा कि सिर्फ आप सर्विसेज दे रहे हो? नहीं सर, फाइल्स होती है प्रॉपर, मटेरियल तो जाएगा, भले थोड़ा सा जाए लेकिन मटेरियल जाएगा जरूर। ठीक है, अगला कौन सा आएगा आपके हिसाब से? सोचो। लेबर, है ना? बिना लेबर के काम नहीं होगा। ठीक है, और प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि लेबर का मतलब खाली मजदूरी होती है, मजदूर होते हैं, वरना उस हिसाब से तो तुम्हारे हिसाब से मैं भी मजदूर हूँ, है ना? लेकिन एम्प्लॉयज जितने हैं सारे लेबर में आते हैं भाई। ठीक है, एम्प्लॉय तो बस एक अच्छा नाम हो गया, कर तो वो भी मजदूरी रहा है। ठीक है, और इसके बाद और क्या होगा सोचो, इसके अलावा क्या लगता है और क्या होना चाहिए? सोचो। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ठीक है, और सर खाली एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा? और भी कोई खर्चा होगा आप लोगों से? और भी खर्चा होगा, सोचो। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और पैकेजिंग। सर क्या मैं उन सबका नाम एक्सपेंसेस दे दूं? सीधा सा नाम एक्सपेंसेस दे दूं? मैं अभी एक्सपेंसेस के साथ एक नाम खाली और रख रहा हूं। वैसे इन दोनों में फर्क है, फर्क आपको अभी नहीं पता चलेगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इन्हीं को ओवरहेड्स बोला जाता है। पहले ओवरहेड्स का मतलब कितने लोगों को पता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत बढ़िया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यही बोलना था, सेम टू सेम, इसके अलावा और कुछ? ठीक है, भाई कह रहा है वेयर हाउस का रेंट, बिल्कुल वेयर हाउस का जो रेंट है वो भी एक्सपेंस होगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, एक्सपेंस में सारे वो खर्चे आएंगे जो ना तो मटेरियल है ना लेबर है, तो वो एक्सपेंस होगा। आप सोच के देख लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो मटेरियल नहीं लग रहा, जो लेबर की तरह नहीं लग रहा, तो वो क्या होगा? वो एक्सपेंस या ओवरहेड होगा। मैं अभी के लिए सिर्फ आपको कह रहा हूँ एक्सपेंस ओवरहेड सेम है, बाकी आगे जा करके मैं अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, सर इसका नाम ओवरहेड क्यों रखा, कोई बताएगा? सोचो, अपने आप से सोचो। डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, एग्जाम्पल, हम तो एग्जाम्पल में ऐसे समझ लें, तेरे सामने 4-5 साल का बच्चा बैठा, उसे समझा, उसे नहीं समझ आया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सोचो, नाम क्या है बेटा? अंजलि, अंजलि सोच बेटा, और लोग भी सोचो। ठीक है, आप लोगों को इन्वॉल्व रहना बस। ठीक है, मैं तुम्हारे लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन मेरा कॉस्टिंग का कोर्स खत्म होगा ना, उस दिन सबसे ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट तुम्हें यही लगेगा। ये मेरी वर्डिंग्स है, आप मेरी वर्डिंग्स को मार्क करके रख लो। ठीक है, 60 लेक्चर का हमारा कोर्स है। अभी सारे डाउट ले लूंगा आपके, कितना टाइम चलेगा क्या है, आप सबके ये डाउट होते हैं आलतू फालतू, पढ़ना नहीं होता। कब खत्म होगा पहले वो बताओ, पहले ही बता रहा हूँ 60 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको कैसा भी लग रहा हो, लेकिन ओवर द जर्नी ऐसा होगा कि 6 सब्जेक्ट में से आप बोलोगे सर कॉस्टिंग तो पक्का है, 90 पार आ जाएंगे, बाकियों में देखना क्या करना है। ठीक है, सोचो ओवरहेड्स में क्या होगा आपके हिसाब से, या ओवरहेड इसका नाम क्यों पड़ा? एम्प्लॉय को सैलरी देना तो लेबर कॉस्ट हो गई, है ना? जो नहीं बोल रहे भाई बोलो यार, कुछ भी बोलो जो तुम्हारा मन करे। ऊपर के खर्चे, बिल्कुल सही। भाई ने थोड़ा सा बोला सही, ऊपर के खर्चे। अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? इसी का एग्जांपल लेते हैं, समझना। ये स्पेस है, ये स्पेस मुझे रेंट पे मिली 10 लाख रुपए में, यहाँ तक सही है?
तो सर 10 लाख रुपए का जो इसका खर्चा है, मान लो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे 6 के 6 सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, जो एक्चुअल में चल भी रही है, ठीक है। अकाउंट्स वाले सर आकर के पढ़ा रहे हैं, लॉ वाले सर भी आकर के पढ़ा रहे हैं, टैक्स वाले सर भी आकर के पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप 2 की भी कॉस्टिंग भी चल रही है, ऑडिट भी चल रही है, एफएमएसएम सारे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ना इसमें थोड़ा सा कुछ अलग बता रहा हूँ, समझना। मैंने आपको बोला कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि अकाउंट्स का कोर्स बड़ा है, रियल में अकाउंट्स का कोर्स बड़ा है ना, तो अकाउंट्स की क्लास चल रही है 3 घंटे, सही है, ठीक है सर। लॉ लॉ की क्लास चल रही है 2 घंटे, ठीक है। टैक्स फिर से बड़ा आ गया, तो टैक्स की क्लास चल रही है आपकी 3 घंटे, यहाँ तक सही है, ठीक है। इसके अलावा ऑडिट, जो जनरली बच्चों को पसंद नहीं आता, ठीक है, तो इसमें इसकी भी क्लास 3 घंटे चल रही है, ठीक है। एफएमएसएम इसकी क्लास भी 2 घंटे चल रही है। और कॉस्टिंग में तो हम ज्यादा कुछ पढ़ते ही नहीं है, हमारी क्लास 1 घंटा चलती है बस, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा, बस 1 से 1.5 घंटे में हम सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इस जगह का रेंट आया आपके पास, बताता हूं, रेंट आया 10 लाख रुपए। मुझे बांट के बताओ कैसे बांटोगे, सबके ऊपर इक्वल डाल दूं? सोचो, सबके ऊपर इक्वल अगर ये खर्चा जाएगा तो भाई मैं बोलूंगा मैं पागल थोड़ी हूं, मैं 1 घंटा पढ़ा तो मेरे ऊपर पूरा खर्चा डाल रहा हूं, ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है ना। और कायदे से देखा जाए तो अकाउंट्स, टैक्स और ऑडिट पर खर्चा ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताना, क्या ये खर्चा डायरेक्टली लिंक होगा क्या कि मेरे पास बच्चे कितने हैं? सोच के बताना, तुम खुद सोचो, ठीक है भाई। स्पेस तो पूरा है ना, चाहे उसमें 1 बच्चा बैठे चाहे 100 बच्चा बैठे, ठीक है, खर्चा तो पूरा का पूरा जाएगा, हाँ सर। लेकिन क्या वो खर्चा हम 6 के 6 टीचर के मत्थे आएगा? आएगा ना। अरे 6 टीचर के मत्थे तो आएगा ना, अगर 6 के 6 पढ़ा रहे तो, हाँ, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ेगा? ओवरहेड, ठीक है। तुम बोलोगे सही में नाम ऐसे पड़ा, ओवर द हेड, सर के ऊपर आ रहे खर्चे, हाँ तभी नाम पड़ा ओवर द हेड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आप सीधा ऐसा तो नहीं हुआ कि आप घर से निकले सीधा इस क्लास में आकर के बैठ गए, सबसे पहले आप इधर उधर घूमे, फिर आप रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शन पे आपको या तो सर मिले या मैडम मिली, मैडम ने बोला ठीक है ऐसे ऐसे क्लास चलेंगी, ठीक है। अब क्या उनकी सैलरी जारी होगी? जारी होगी। क्या उनका खर्चा लगा है, कॉस्ट में आना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन क्या वो डायरेक्टली लिंक है आप लोगों के साथ? नहीं, डायरेक्टली तो लिंक नहीं है ना, तो कौन सा खर्चा हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड, ठीक है। लेकिन सर इनडायरेक्ट में लेबर का खर्चा आएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन पहले ये चीज क्लियर हुई, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है ना। और इसका नाम ओवरहेड क्यों पड़ा? क्योंकि ये हर प्रोडक्ट, हर सब्जेक्ट के ऊपर आएगा खर्चा, ठीक है ना, इसे नाम पड़ा ओवर द हेड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे जाके इसके ऊपर पूरा चैप्टर भी पढ़ना आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो सर कोई भी प्रोडक्ट हो, 3 प्रकार के खर्चे हैं, खर्चे बताओ। पहला मटेरियल, ठीक है। एक चीज बोल रहा हूँ, जो मेरी क्लास में नहीं बोलेगा बैक टू बैक 3 अटेम्प्ट चिपक के फेल होगा, आगे आपके ऊपर है, ठीक है। मैं तो बोल देता हूँ और बात सच हो जाती है, तो कृपया करके बोले बात, ठीक है। और जो बोलेगा उसकी पहली बार में एग्जामिशन आएगी, 90+ निकालेगा, अब आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ, मटेरियल टोटल कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने खर्चे? पहला पहला मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा ओवरहेड या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आपके सामने प्रोडक्ट रखूंगा, आप मुझे बताओगे इसमें मटेरियल क्या होगा, लेबर क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा। अपने आसपास की सारी चीजें देखना। सर हम अपने आसपास सबसे पहले जाते हैं तो कुछ खाने का देखते हैं, तुम चले गए समोसे की दुकान पे, मटेरियल क्या होगा? आलू मैदा, ठीक है। लेबर क्या होगा? लेबर जो एक तोंदू सा बंदा होता है, बना रहा होता है, ठीक है। और बाकी कौन से एक्सपेंस होंगे? कौन से एक्सपेंस होंगे? ठीक है, ठीक है। गैस का खर्चा, हाँ, ठीक है। मटेरियल में तो नहीं आएगा ना गैस का खर्चा भाई, ना लेबर में आएगा, तो क्या बन गया? वो एक्सपेंस बन गया। यहाँ तक सही है, ठीक है। चलो खाने की बात हुई, अब खाने के अलावा कोई भी और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप बैठे हो, मान लेते हैं आप गए हो चेयर लेने गए हो, चेयर लेने में मटेरियल क्या होगी? पूरी चेयर, वुड वुड वगैरह, ठीक है। लेबर क्या होगा? जो उसने बनाया। एक्सपेंस क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कोई भी खर्चा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो मटेरियल लेबर नहीं है वो सारा का सारा। मैं सिंपल बात बोल सकता हूँ, उस दुकान का रेंट, ठीक है। अगर वो गोदाम है, गोदाम के बाहर उसने गार्ड बिठा रखा है, गार्ड की सैलरी। यहाँ तक सही है ना। आप बोलोगे सर गार्ड की सैलरी लेबर में आनी चाहिए, लेबर को आगे जाके बताऊंगा, सिर्फ लेबर वही होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी सब कुछ एक्सपेंस में काउंट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और कोई प्रोडक्ट उठाओ जो तुम्हारा मन करे, बताओ कौन सा प्रोडक्ट उठाओ। फोन का एग्जाम्पल ले लो, फोन में मटेरियल क्या होगा? फोन में, ठीक है, उसकी बॉडी, ठीक है, मेटेलिक भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकती है। आगे लेबर, जितना टाइम लगा बनने में, ठीक है। सर मशीन का टाइम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, ठीक है। एक्सपेंस में क्या लोगे? सोचो, पैकेजिंग, ठीक है। और मैं बोलूँ पैकेजिंग भी अलग अलग होगी, प्राइमरी पैकिंग भी होती है आपकी और सेकेंडरी पैकिंग भी होती है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग में फर्क देखो कौन बता पाता है?
एग्जाम्पल एग्जाम्पल। हाँ हाँ, वो प्राइमरी है। हाँ, तो मैं क्या प्राइमरी के लिए ये चीज़ बोल सकता हूँ जो उस प्रोडक्ट के यूज़ करने के लिए नेसेसरी है, बिना उसके यूज़ ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी कोई भी चीज़ ले लो आप, जैसे भाई ने बोला। इसके अलावा कोई और बताओगे एग्जाम्पल प्राइमरी पैकिंग का? क्रीम, ठीक है, टूथपेस्ट क्रीम। इसके अलावा भी बोलो भाई कुछ। क्या? माचिस, भाई बिल्कुल सही कह रहा। माचिस, माचिस जलेगी नहीं बिना पैकिंग के, जलाऊं कहाँ से? ठीक है, जैसे मूवीज में दिखाते हो गंजे के ऊपर जला दी, ऐसे थोड़े रियल में थोड़ी जलती है ऐसे। ठीक है, हाँ। और ऑयल प्रोडक्ट हो गए, बिल्कुल ठीक। ठीक है लड़कों, और कोई एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? मैं लड़कों बोला तो हंस क्यों गए बाकी सारे ऐसे? जरूरी थोड़ी मैं खराब बात करूं भाई, अच्छी बात भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक भी तो होती है ना? कोल्ड ड्रिंक ऐसी पी लोगे थैली में डाल करके? बोतल चाहिए ना, प्राइमरी पैकिंग है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुत सारी एक साथ लेकर के जा रहा हूँ कहीं पे, तो बॉक्स चाहिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, बॉक्स चाहिए, वो सेकेंडरी पैकिंग होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक सब कुछ ठीक है? ठीक है, पहले आज से एक आदत बना लो, आप बाहर कहीं भी गए हो, देखो हो तो आप वैसे ही सीए, तो कहीं भी जाते हो सबसे पहला काम क्या करते हो? भाई की इनकम कितनी होगी। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपका कैलकुलेटर भी थोड़ी देर में निकल जाएगा, ये कितना कमा रहा है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, कमाने से पहले ये देखो भाई का खर्चा कितना है। खर्चे के लिए तीन चीजें देखना, मटेरियल कितना, लेबर कितना, एक्सपेंस कितना। अगर आप उस बारे में कुछ भी समझ पा रहे हो तो आप उसका एक्चुअल प्रॉफिट निकाल पाओगे। यहाँ तक सही है सब कुछ? यहाँ तक तो ठीक है। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। कॉस्ट को और किस तरीके से डिफाइन करूँ? एक तो हो गया सर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, और कॉस्ट को किस तरीके से डिफाइन करूं आपके हिसाब से? सोचो सर, अभी हमने एग्जांपल लिया था, एक कौन सी कॉस्ट होती है? डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरी कौन सी होती है? इनडायरेक्ट। ठीक है, देखो आपके मन में कोई भी डाउट आएगा ना, शायद ऐसा हो सकता है मेरी आने वाली डिस्कशन में वो डाउट क्लियर हो जाए, फिर भी अगर नहीं हो तो आप पूछ लेना यार। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या फर्क होगा? सोचो। जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक है, मतलब जैसे लेबर हो गई, अच्छा। अच्छा, कहाँ लाने में? कहाँ लाने में? वो डायरेक्ट कॉस्ट हुई। पक्का? सोच ले, लॉक कर दूं? चलो ठीक है। बच्चा बोला 1 करोड़, अब 1 करोड़ का, अब तो 7 करोड़ वाला सवाल हो गया ना। ठीक है, लेकिन आप मैडम थोड़ा सा गलत होगा, हमें ये बोलना चाहिए था फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, क्योंकि अगर शोरूम तक लाने का खर्चा होगा। हाँ, मतलब फैक्ट्री का मतलब प्रोडक्शन वाली प्लेस तक लाने का खर्चा है ना? क्योंकि अगर मैं शोरूम तक लेकर के जाऊंगा तो जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो अकाउंट्स के हिसाब से पीनल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है ना? वो इनडायरेक्ट खर्चा है ना? है ना? या मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूँ, प्रोडक्शन प्लेस तक। ठीक है, बाकी आप 99% ठीक थे। ठीक है, 1 करोड़ में से 90 लाख आपके, 10 लाख मेरे। ठीक है, अच्छा, और कोई एग्जांपल डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट? जैसे आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हो ना, बस ऐसे इन्वॉल्व रहना, मैं आपको बता रहा हूँ कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट आप ही लोग बताओगे, आप ही लोगों के अंदर से निकालूंगा कॉस्टिंग पूरी। ठीक है, आपको लग रहा होगा सही में ऐसा होगा, हाँ सही में ऐसा होगा। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर के बाद रियलाइज हो जाएगा। हाँ, और बताओ डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट में भाई कह रहा है, अब मुझे नहीं पता भाई है या बहन है, बुरा मत मानना। डायरेक्ट कॉस्ट में भाई कह रहा है वेजेस, परचेस, एक्सपेंस, ये सब। ठीक है, और कोई खर्चा? जो ट्रेडिंग में आ रहा है वो डायरेक्ट। ठीक है, भाई ने सीधा बोला, कह रहा भैया ने, इन्होंने बोला ट्रेडिंग पीएनएल, हम भी बोल देते हैं ट्रेडिंग पीएनएल। ठीक है, सबसे बढ़िया, अपने को रिस्क लेने का ही नहीं। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बताओ, इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ, उसके अलावा खर्चा सारा इनडायरेक्ट। हाँ, जो, ठीक है, ठीक है, मतलब बेचने तक का सारा खर्चा। ठीक है, मुझे लग रहा है मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा, तो मैंने क्या करा, मैंने शोरूम पे एक बहुत सुंदर सुशील सी महिला बिठा दी, वो तो उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपके हिसाब से। ठीक है, और कोई एग्जांपल? सोचो, इनडायरेक्ट के खर्चे सोचो क्या होंगे। डायरेक्टली नॉट लिंक्ड विद द प्रोडक्ट अप टू द फिनिश। ठीक है, अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तो कॉस्टिंग का पार्ट ही नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि हमने जब कॉस्टिंग पढ़ी थी तो कॉस्टिंग में सबसे पहली बात आप लोगों ने मुझे बोली थी ट्रू कॉस्ट निकालो। ट्रू कॉस्ट का मतलब सिंपल सी बात है, ये देखो कि खर्चा कितना लग रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हर पॉइंट के ऊपर एम्फेसिस डाल रहा हूँ। मैडम ने बोला इंटरेस्ट, अब बात समझना, समझना एक मिनट। ठीक है भाई, पीछे वालों बातें मत करो यार। ठीक है, मेरे साथ करो ना बातें, अपने आप में क्या करोगे? तुम्हें तो पता, तुम्हें वैसे ही कुछ नहीं आता, मेरे साथ बात करो, कुछ तो सीखोगे। ठीक है, हाँ, इंटरेस्ट वाली बात समझना, इंटरेस्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है,
मैडम भी समोसे बना रही है, मैं भी समोसे बना रहा हूँ, ठीक है। मैडम के पास पैसा है, रईस है मैडम, ठीक है। तो मैडम ने आज अपना धंधा चालू करा 1 लाख रुपए से कि समोसे बनाऊंगी, मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई, मैं कहीं से पैसे लेकर के आया उधार पे, तो मैं उसे इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो सारा मटेरियल इन्होंने लगाया सेम सारा मटेरियल मैंने लगाया, ठीक है। वो 10 रुपए का समोसा बेच रही है, मैं 12 रुपए का बेच रहा हूँ, क्योंकि 2 रुपए का इंटरेस्ट है, मेरे से कोई आके लेगा समोसा। और मैं उसे क्या दलील दे रहा हूँ कि भाई मेरी तो कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि मैंने बिजनेस करा, मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम्हें लगता है सामने वाला बंदा मानेगा? तो कॉस्टिंग में तो नहीं आना चाहिए, अकाउंट्स में आएगा, है ना। और अकाउंट्स तो वैसे ही फालतू सब्जेक्ट है, कुछ भी डाल देते हैं खर्चा उठाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर समझो ना ट्रू कॉस्ट क्या है। अब सिंपल सी बात बता दो, तुम तो उसमें दुनिया भर के प्रोविजन लगाते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अरे जब तुम्हें पता है वो पैसे देने वाला ही नहीं है, तो उसे बेचो ही मत, प्रोविजन किस बात का आएगा, है ना। तो यहां तक तो क्लियर हो गया ना, इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी एक बात और, मैडम ने एक बात और बोली, सर जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, या मतलब बाकी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, भाई आपका क्या नाम है? रिश्ता। रिश्ता, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली में कहाँ के? हाँ, खानपुर, सही बोल, खानपुर, ठीक है। भाई खानपुर में रह रहा है, ठीक है। मैं भाई के यहाँ से कोई रॉ मटेरियल लेकर के आ रहा हूँ, कोई भी चीज़ हम बना करके बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैं भाई के यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के आ रहा हूँ, मेरा ट्रक ऐसा है कि एक बार में 10 टन सामान जा सकता है मेरे ट्रक में, ठीक है। मुझे भाई के यहाँ से लेकर के आना 80 टन। मैंने थोड़ा सा गणित लगाया, मैंने कहा यार अगर 10 टन एक बार में आ रहा तो मुझे यहाँ से 8 ट्रिप लगानी पड़ेगी, सही बात है। मैंने कहा यार 8 ट्रिप तो महंगी पड़ जाएगी, एक ट्रिप मुझे पड़ रही है 1000 रुपये की, तो 8000 रुपये तो महंगी हो जाएंगी, मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ऐसा काम करो, मैं एक ट्रक में 12 टन सामान लेके जाता हूँ, ओवरलोड करके लेके जाता हूँ। आपने देखा होगा ओवरलोडिंग करके लेके जाते हैं, कॉस्ट बचती है। तुमने देखे ना, जब आप रात में निकलो कहीं, तो अगर ऐसा ट्रक है तो ऐसी करके तो ओवरलोडिंग होती है उस पर पूरी, है ना, देखा होगा तुमने, ठीक है। अब मैं लेकर के आया पहली बार, मुझे किसी ने नहीं रोका, किस्मत अच्छी थी, दूसरी बार नहीं रोका, तीसरी बार मेरा चालान कट गया। तो जो मेरी 1000 रुपये की कॉस्टिंग आ रही थी, उसके ऊपर 5000 का चालान आ गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, जो 5000 मैंने दिए उनको, पुलिस वालों को, तो वो मेरी कॉस्टिंग में आने चाहिए नहीं आने चाहिए? आपके हिसाब से नहीं आने चाहिए, क्यों भाई, खर्चा तो करा है, ठीक है ना। तो वो मेरी गलती है, तो सिंपल सी बात है, क्या वो पैसा मैं आप लोगों से ले सकता हूँ? नहीं, तो मेरी कॉस्टिंग में नहीं आना चाहिए। अब देखो तुम्हें बता दो, क्या अकाउंट्स में आना चाहिए? आना चाहिए। अकाउंट्स बेकार है, फालतू सब चीजें डालता है अकाउंट्स अपने आप में, ठीक है। तो अकाउंट्स में क्या है, आप वो खर्चा डालो, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है। मुझे यहाँ प्रॉफिट थोड़ी ना निकालना है, मुझे अपनी ट्रू कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। क्योंकि अगर वो खर्चा मैंने जोड़ा, तो आप सब भिनक जाओगे कि भाई ये क्या बात हुई, हमारे से क्यों ले रहे हो पैसा, तुम्हारी अपनी गलती है, तुम खुद देखो। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो पहली बात, कॉस्टिंग में सारे खर्चे नहीं आते, यहाँ तक क्लियर हुआ। इंटरेस्ट नहीं आएगा, फाइन नहीं आएगा, कोई भी एबनॉर्मल नेचर का खर्चा है वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है सर, प्रोडक्ट बनाने में जेन्युइनली आपकी जो जो कॉस्ट लगी आप वो बता दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, उस प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड जो कॉस्ट है वो सारी डायरेक्ट कॉस्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे नॉर्मल सी बात बताता हूँ, पेन बना रहा हूँ, पेन बनाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट बताऊँ, जो इसकी बॉडी बनी डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इंक वो भी होगी, ठीक है। और बताता हूँ, इसको बनाने में लेबर के 20 मिनट लगे, डायरेक्ट कॉस्ट है सर, ठीक है। लेकिन मैंने बोला इसको जाकर के मैंने एक फैक्ट्री में रख दिया, और फैक्ट्री का खर्चा आ रहा है 30,000 रुपये महीना, फैक्ट्री कह रहा हूँ सॉरी, गोदाम में रख दिया और गोदाम का खर्चा आ रहा है 30,000 रुपये महीना, डायरेक्ट होगा क्या? इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाहर, गोदाम के बाहर एक गार्ड बैठा है, उसकी सैलरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है सर। मैं मोबाइल बेचने की दुकान पे बैठा हूँ, आप बताना, ठीक है। मोबाइल बेचने की दुकान पे बैठा हूँ मैं, और मेरी दुकान का बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। यहाँ तक तो सही है, ठीक है। और मैं ट्रेडर से 10,000 फोन खरीद के आया, एक फोन की कॉस्टिंग थी 2,000 रुपये, तो ये जो कॉस्ट होगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, प्रोडक्ट से रिलेटेड है सीधा सीधा, ठीक है। हर मोबाइल फोन के साथ 100 रुपए की इंश्योरेंस कराई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, डायरेक्टली लिंक है सर, ठीक है। दुकान में एक बंदा सफाई वाला आ रहा है झाड़ू पोछा लगाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? तुम जितने मर्जी फोन बेचो, वो तो झाड़ू लगा के चले जाएगा, इनडायरेक्ट है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर है, पक्का? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। देखो समझो, मैं ऐसे नोट्स नहीं बनवाता जैसे आपको अभी लग रहा है, नोट्स मैं प्रॉपर आपके बनवाऊंगा। अभी बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कॉस्टिंग को हम किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला आपने बोला सर कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। दूसरा आपने बोला कॉस्ट 3 चीजों से मिलकर के बनी है, 3 चीजें कौन कौन सी थी? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ठीक है। और कॉस्ट को हम एक तरीके से और पढ़ सकते हैं सर, या तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, तीसरी तो और कोई कॉस्ट तो नहीं हो सकती ना, ठीक है सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बताओ।
यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, सर कॉस्ट है, आपने बोला कॉस्ट को दो पार्ट में बांटना है, पहला कौन सा था, डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा कौन सा था, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट के अपने आप में क्या पार्ट हो सकते हैं बताओ, डायरेक्ट कॉस्ट कितने पार्ट में होगी, आप खुद सोचो सर, या तो क्या होगा डायरेक्ट मटेरियल, या तो होगा डायरेक्ट मटेरियल, और क्या हो सकता है डायरेक्ट लेबर, और क्या हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके अलावा कुछ और होगा नहीं सर, यहां तक क्लियर हुआ। बाकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट बच गई, इसी का घर का नाम है क्या, ओवरहेड्स, यहां तक क्लियर है। सर इसमें भी तो आएंगी चीजें, बताओ क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल, और बताओ इनडायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या अब आपको एक्सपेंसेस और ओवरहेड में फर्क पता चल गया, एक्सपेंसेस और ओवरहेड का फर्क, एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, बाकी इनडायरेक्ट तो कोई भी खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा क्या कहलाएगा, ओवरहेड्स, यहां तक क्लियर है। सर क्या खर्चा हुआ, बिल्कुल, क्या उस खर्चे को रिकॉर्ड करना जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन किस नेचर के अकॉर्डिंग करोगे वो आपको देखना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली करोगे या इनडायरेक्टली करोगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पर चीजें लिखता हूँ और आपसे पूछूंगा, ठीक है, सबका एक एक एग्जाम्पल बताओगे आप, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप चाहो तो आप इस चीज को नोट भी कर सकते हो, ठीक है, और हर एक का एग्जाम्पल आप मुझे दोगे। मैं पेन बना करके बेच रहा हूँ, मेरी क्लास में मैं पेन बना के बहुत बेचूंगा, आप बताओ डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, बॉडी, ठीक है, बॉडी, बॉडी लिख दी, प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉडी लिख दी, और इंक, ठीक है सर, ये क्या हो गया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर बताओ क्या, ठीक है, मशीनरी में जो लेबर लगी है, सिंपल हम बोलते हैं कि लेबर, पेन बनाने में जो लेबर लगी, जैसे ऐसे मान लो कि 20 मिनट लगे एक लेबर को पेन बनाने में, और मान लो उसका 1 घंटे का रेट है, हम मान लेते हैं कितना, 9 रुपए, तो बताओ मैं एक पेन पे कितना खर्चा डालूंगा, देखें निकालो कैलकुलेटर, बताओ है कैलकुलेटर, चलो नहीं तो अगली क्लास से ले आना भाई, नहीं है तो तुम्हें पता है ना एग्जाम में अलावा कैलकुलेटर, ये पता है, चलो मैं ये कह रहा हूं कि लेबर को 1 घंटे के पैसे दे रहा हूं 9 रुपए, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ठीक है, आप बताओगे सारी चीजें, लेबर को 1 घंटे के पैसे दे रहा हूं 9 रुपए, है ना, और उसको एक पेन बनाने में लगे 20 मिनट, कितने पैसे दो, 3 रुपए, यहाँ तक सही है, क्या डायरेक्ट कॉस्ट होगी, बिल्कुल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल, जिसने दे दिया मतलब भाई उसे कुछ तो आता है, थोड़ा बहुत तो समझ है उसे, बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ बॉक्स में पैक करना, ठीक है, देखेंगे अभी, और कोई अच्छा एग्जांपल बताओ, सोचो, हाँ कैरेज इनवर्ड, आगे जाकर के बताऊंगा कैरेज इनवर्ड, क्योंकि मटेरियल लाने में ही लगा है तो वो मटेरियल के साथ ही काउंट हो जाता है दोस्त, और सोचो उसी में आ जाएगा, भाई ने बोला कैरेज नहीं होगा ट्रांस, हाँ आउटसोर्सिंग, नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई ऐसा एग्जांपल जहां आप बोलो कि भाई ये तो पक्का, भाई कह रहा है वेजेस कैरेजेस नहीं, वेजेस तो नहीं आएगा, लेबलिंग वगैरह भी नहीं, कोई बढ़िया सा एग्जांपल बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस का, खास करके पेन बनाने में सोचो क्या हो सकता है, लगाओ दिमाग, हीटिंग एक्सपेंसेस, हीटिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, हीटिंग भी नहीं होगा क्योंकि हीटिंग टोटली एक पेन से रिलेटेड नहीं होता जनरली, हाँ ब्रांडिंग, लगाओ दिमाग, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, पूरी फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, वो पेन का इंश्योरेंस थोड़ी है, तूने बोले अगर पेन का इंश्योरेंस, पेन का कौन सा इंश्योरेंस होता है भाई, मैं तेरे को बेच रहा हूँ टूट गया तो तू पैसे लेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। अब सुनो तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस का, जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है समझना, कहना और किसी को कुछ, कहीं बोलो हमारी बात नहीं सुनी, ठीक है। अब सुनो, मैं पेन बना करके बेच रहा हूँ, ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मली पेन बना के बेच रहा हूँ, मुझे पता है मेरा पेन कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतने स्टैब्लिश प्लेयर बैठे हैं, है ना, मैंने करा क्या आप समझना, मैंने पेन बनाया और उस पेन के ऊपर मैंने स्टिकर लगा दिया रेनॉल्ड्स का, क्या अब मेरा पेन बिकेगा, है ना, मैंने स्टिकर लगा दिया रेनॉल्ड्स का, लेकिन भाई ये ऐसे लगाना तो गलत बात है, मैंने क्या करा, मैंने पहले रेनॉल्ड्स की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, तो रेनॉल्ड्स वाले चाचा बैठे थे, उन्होंने बोला पेन बेचोगे, हर पेन पे 2 रुपए मेरे, मैं कहा रख लो, क्या बोलोगे इसको, सोच के बताओ, रॉयल्टी, ठीक है, आप उसको रॉयल्टी दे रहे हो क्योंकि आप सामने वाले का नाम यूज कर रहे हो, और जितने पेन बेचूंगा हर पेन पे 2 रुपए तो रेनॉल्ड्स वाले को देने पड़ेंगे, क्या पेन के साथ डायरेक्टली लिंक खर्चा है, क्या ये मटेरियल है, नहीं, क्या ये लेबर है,
नहीं तो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब आपके दिमाग में रॉयल्टी आया, आप इसको जिस मर्जी नाम से जोड़ लो। ठीक है, किसी वेल स्टेब्लिश रेस्टोरेंट में आप कुछ बेच रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपका सामान ऐसे नहीं बिकेगा, वहां पर भी रॉयल्टी है, बिल्कुल होती है रॉयल्टी, हर चीज पर रॉयल्टी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, देखिए कौन बता पाता है खर्चा। भाई ने लिखा रॉयल्टी, भाई रॉयल्टी की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। हाँ, मशीन, मशीन तो एसेट हो गई। 20 लाख की मशीन लाया, एक पेन पे तो खर्चा नहीं डालूंगा सर, फिर तो डेप्रिसिएशन डल जाएगा। सोचो, इनडायरेक्ट मटेरियल, तू बोलते बोलते सही बोलते हुए भटक गया। सोच और क्या हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एसी फैन ये सब, मतलब एक तरीके से तू कह रहा है क्या कहते हैं, बिजली का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। ट्यूबलाइट, लेकिन ट्यूबलाइट तो यार ऐसा है ना कि ट्यूबलाइट एक बार तो खाली जल के बंद नहीं हो जाएगी, चलेगी वो तो लंबे समय तक, तो एक पॉइंट पे तो खर्चा नहीं डालूंगा, फिर उसका खर्चा सब पे डलना चाहिए, है ना। और वैसे भी वो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो एक्सपेंस में जाएगा आपका। ठीक है, पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस भर देते हैं, इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहे हो। पावर का खर्चा, पावर मतलब बिजली है, ठीक है। लाइटनिंग का खर्चा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, रेंट का खर्चा, यहाँ तक ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर में पहले जो आपको आसान लगता है आप बताओ। प्रोडक्ट पैकेजिंग यूज कर रहे हो तो कौन सा खर्चा आएगा, सोचो। जो डब्बा लगेगा उसे तो मैं बोल सकता हूँ मटेरियल है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल कोई पैकेजिंग कर रहा हूँ अलग से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी जा सकता है। लेबर के लिए बताओ, ठीक है। अब लेबर के लिए सिंपल सी बात बोलूँ, मैं कोई भी चीज़ बना करके बेच रहा हूँ, अकाउंटेंट की सैलरी, क्या अकाउंटेंट की सैलरी यहाँ आएगी? प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक थोड़ी है। आप चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे, क्या आप प्रोडक्ट बना रहे हो? प्रोडक्ट थोड़ी ना बना रहे हो, लेकिन आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आएगा तो सही ना, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट की सैलरी क्या यहाँ आएगी? बिल्कुल आएगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है सर, इनडायरेक्ट मटेरियल तुम्हें बताता हूँ। तुम कोई मशीन बना बना रहे हो या मशीन आप चला रहे हो, मशीन में ऑयलिंग डालते हो, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्यों? क्या ऑयलिंग करना किसी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है? नहीं, लेकिन भाई खर्चा तो हो रहा है ना, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? आपके सामने, हाँ, कोई कुछ कह रहा था, हाँ। टैक्स इंक्लूड होगा? नहीं, टैक्स नहीं आता भाई, ठीक है, क्योंकि, हाँ हाँ, नहीं, टैक्स को अलग रखते हैं हम। देख करते क्या है, हम कॉस्टिंग अलग रखेंगे, टैक्स अलग रखेंगे, साथ में प्रॉफिट जोड़ करके सेलिंग प्राइस बताएंगे। ठीक है, बेसिकली तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जीएसटी है, मैं जीएसटी को अपनी कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं कर सकता ना, मैं क्या करूंगा समझना, बताना क्या लॉजिकल अप्रोच, ये ज्यादा नहीं है। मैंने कॉस्ट निकाली, कॉस्ट आई 10 रुपए की, मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट आया 12, मतलब मुझे लगभग लगभग 12 में बेचना है, पर मुझे पता है इस प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगेगा। मान लो जीएसटी 18% है, और मुझे अपना सामान 12 तो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 12 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 82% से, मुझे पता चल जाएगा इतना अमाउंट आ गया, उस अमाउंट में से 18% कौन ले गया? मोदी जी। बाकी 82% किसके पास आ गया? मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, मैं कहीं भी मोदी जी बोलूँ मतलब सरकार से है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, कॉस्ट को इसके अलावा और किस तरीके से बांट सकते हो? कॉस्ट को इसके अलावा और किस तरीके से बांट सकते हो? 11th 12th में पढ़ा होगा, कोई साइंस वाला बच्चा है? ठीक है, फिर ठीक है। कॉस्ट को और किस किस तरीके से बांट सकते हैं, सोचो। एक होगी आपकी कौन सी? फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट, और एक होती है जिसमें दोनों होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल, रेंट, सैलरी। सैलरी किसकी? जो परमानेंट स्टाफ है, ठीक है। अच्छा, मैंने अगर किसी बंदे को रखा ही ऐसे कि जितने यूनिट तू बनाएगा उस हिसाब से तेरे को पैसे दूंगा, तो वो तो नहीं आएगा ना, वो वेरिएबल हो जाएगी, है ना। अच्छा, वेरिएबल का कोई और एग्जांपल? मटीरियल का खर्चा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। सेमी वेरिएबल बताओ, पहले इन दोनों को क्लियर है ना, फिक्स क्लियर है और वेरिएबल क्लियर है ना। अच्छा, फिक्स में एक बात बताओ, सोच के बताना, पूरी कॉस्टिंग में आपको एक बात काम में आएगी, लिख रहा हूँ। क्या फिक्स कॉस्ट को मैं बोल सकता हूँ जो टोटल में सेम रहेगी, जो इन टोटल सेम रहेगी? जैसे एग्जांपल देता हूँ, समझना, एग्जांपल देता हूँ। मेरी फैक्ट्री में मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूँ और फैक्ट्री का रेंट आ रहा है, मान लो एक ही फिक्स कॉस्ट है, रेंट आ रहा है 2 लाख रुपए, कोई दिक्कत? सर मैंने 10,000 की जगह, सीजन का टाइम था, मैंने बना दिया 12,000 यूनिट, अभी भी खर्चा कितना आएगा? 2 लाख। यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं बोल सकता हूँ क्या टोटल में सेम रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन क्या पर यूनिट ऊपर नीचे होती है? बिल्कुल पर यूनिट होती है। अगर आपको ध्यान हो, जब आप 12th में या सीए फाउंडेशन में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो इकोनॉमिक्स में जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं, एवरेज नाम क्लियर पढ़ना, एवरेज, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ऐसे जाता है,
है ना। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि सर एवरेज का मतलब है आप उसको यूनिट पे बांट रहे हो, और जितनी ज्यादा यूनिट बनाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन मैं पर यूनिट बात नहीं कर रहा, तो मैं कह रहा हूँ टोटल में तो भाई ये क्या रहती है, सेम। हाँ ऐसे बोल सकता हूँ, पर यूनिट क्या हो जाएगी, पर यूनिट चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब क्या है, अगर मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आप बताओ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, इन्वर्सली रिलेटेड होती है। हाँ सर प्रोडक्शन कम हो रही है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी को अगर आपको ध्यान हो, इसी को बोला जाता था इकोनॉमी ऑफ अ स्केल। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट है तो पूछो। पक्का? ये लिख लो फिक्स कॉस्ट के बारे में पहले। आप लोगों को कोई चीज़ लग रही हो ऐसी जो क्लियर नहीं है, पूछते चलना भाई साथ साथ, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर हो रहा है? दो तीन बच्चे ही हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी तो बस प्रवचन सुन रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? डाउट जो आए ना मन में पूछ लेना यार, ठीक है। वरना तुम्हारी शक्ल सब बताती है, मुझे पता चल रहा है किसको डाउट आ रहा है, ठीक है। मैं अपना टैलेंट लगाऊं, पूछूं हाँ भाई डाउट है, इससे अच्छा तुम भी पूछ लो यार, सीधा पूछ लो, है ना। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? पक्का? चले आगे यहाँ से, ठीक है सर। वेरिएबल कॉस्ट की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? जैसे आपने यहाँ बोला टोटल में सेम होती है, पर यूनिट चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या बोलूँगा, है ना। तो सर क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट में ये बोल सकता हूँ कि जनरली जो पर यूनिट होगी वो सेम चलेगी? एक पेन 10 रुपए का बन रहा है, आप 20 पेन बना लो, 2 लाख पेन बना लो, सर रहेगा तो 10 रुपए का, है ना। वो अलग बात होती है कि अगर आप होलसेल मार्केट में खड़े हो, होलसेल मार्केट में आप कोई सामान बल्क क्वांटिटी में खरीदो तो आपको सस्ता पड़ जाता है, लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो पर यूनिट सेम रहेगी ना, चाहे मैं जितने मर्जी पेन बना लूँ। लेकिन टोटल में क्या होगा, टोटल में बताना, टोटल में चेंज होगी? बिल्कुल सर, चेंज कैसे होगी, अगर मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। और कम हो रही है तो कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कोई दिक्कत? ये दो चीजें अपनी पूरी कॉस्टिंग के लिए याद रखना भाई, पूरी कॉस्टिंग के लिए फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है, ठीक है। और याद क्या रखना, आपको लॉजिकली पता होना चाहिए बस। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? पक्का? सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है पहले वो बताओगे? सबसे पहली एक चीज जो बच्चों के डाउट बहुत आता है, क्या सेमी वेरिएबल में ऐसा होता है सेमी लिखा है तो आधा वेरिएबल होगा आधा फिक्स होगा, पहले ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो कंफर्म है ना, ऐसा तो नहीं होता। थोड़ी बहुत फिक्स हो सकती है, थोड़ी बहुत वेरिएबल हो सकती है, आगे आप बताओगे। जैसे तू स्टेप कॉस्ट कह रहा है, ऐसे चलेगी फिर बढ़ जाएगी, फिर ऐसे चलेगी फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ भाई। किसका? ठीक है, ऑटो फेयर भी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक है। ऑटो फेयर का तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तुम शायद कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। जब तुम छोटे बच्चे थे, 10वीं क्लास में पढ़ते थे, नाक बहती थी तुम्हारी, ठीक है, तो एक चैप्टर होता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर पता हो, उसमें वो कहता था पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपए का चार्ज, सब्सिक्वेंट किलोमीटर का इतना, इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, आता था निकालना। तो सही है भाई, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ टाइम तक फिक्स है उसके बाद वेरिएबल है। और कोई एग्जांपल? भाई ने बोला इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्कस कर लेता हूँ। आपने कभी देखा है आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, कभी देखा है? या सिर्फ ये पता है सर 200 यूनिट तक फ्री है, केजरीवाल ने बोल रखा है? देखा है? हाँ सर देखा है, ठीक है। तो अगर आपने देखा हो, अगर आप बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं कर रहे हो, कभी ऐसा करके देखो, वैसे तो आप कर नहीं पाओगे ना ऐसा, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी यूज ना कर रहे हो, तो भी एक बिल आता है जो मीटर का रेंट चार्जेस होते हैं, है ना। तो मीटर का रेंट चार्जेस तो फिक्स है ना भाई, उसके अलावा जितने यूनिट आप यूज करोगे हर यूनिट की कॉस्ट आ रही है, वो वेरिएबल है, दोनों को मिला करके सेमी वेरिएबल है। यहाँ तक क्लियर है? कोई और एग्जाम्पल बताओ, जितने ज्यादा एग्जाम्पल। मोबाइल का चार्ज, ठीक है, अब बताता हूँ। 2000, तुम कौन से मॉडल हो, कौन से साल में पैदा हुए हो सारे? 2006, 5, ठीक है। तो तुम्हें तुम्हें पता था जब नोटबंदी हुई थी? तब तो तुम बहुत छोटे हो, 10 साल के, 10 साल वाले को क्या पता होता है। मैं तो 10 साल में वो गेम खेलता था, वो नहीं होता था, तुमने देखा मोबाइल में ऐसे दो डंडियां होती थी, और दो डंडियों में वो डालने होते थे, ऐसे रिबन डालने होते थे भाई हमें तो वही आता है, आजकल के बच्चे इतना सब कर रहे हैं, हमें नहीं आता था भाई उस टाइम पे, ठीक है। तो ठीक है चलो, तुम 10 साल के थे उस टाइम पे, तुम्हें पता अगर नोटबंदी भी हुई थी, तो नोटबंदी के बाद जियो आ गया था एकदम, इनकी अपनी प्लानिंग थी, नोटबंदी हुई और 2 महीने में जियो लॉन्च हो गया। तो जियो के बाद से तो इंटरनेट ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। बट अगर आपको उससे पहले का टाइम पता हो, अगर आपको ना पता हो तो आपने भाई बहनों से, मम्मी पापा से पूछना। भाई पहले ऐसा होता था,
कि 100 रुपए का अगर आप रिचार्ज कराते थे ना, 100 रुपए के रिचार्ज में मिलती थी 30 MB। ठीक है, ये दुख आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इस टाइम पे मैसेज होते थे 100 मैसेज। ठीक है, कि आपके पास महीने के 100 मैसेज है, 100 के बाद आप आगे मैसेज नहीं कर सकते। अगर आप मैसेज करोगे भाई बहुत महंगा मैसेज होता था। तो अगर किसी को कोई बात लिख के भेजनी होती थी ना, तो बात के लिए कैरेक्टर भी सोचने पड़ते थे, इतने ही लिखो क्योंकि इसके बाद दूसरा मैसेज काउंट हो जाएगा। अब तो व्हाट्सएप वाली जनरेशन आ गई ना, तो व्हाट्सएप पे तो आप जो मर्जी भेज रहे हो। ठीक है, अब समझना मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ। तो पहले जब रिचार्ज होता था ना, तो रिचार्ज में क्या होता था, 100 रुपए में मिलेगी 30 MB। अच्छा, 30 MB के ऊपर अगर आप 1 KB भी गए, ठीक है, तो हर केबी के आपको अलग से पैसे, मान लो मैं लिख रहा हूँ 1 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये भी तो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। हाँ, तुमने देखा नहीं है वो चीज, लेकिन समझ पा रहे हो ना। हम लोगों की एज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पुराना नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा पुराना हूँ इसलिए बता रहा हूँ खाली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, और कोई एग्जांपल सेमी वेरिएबल। मेट्रो के चार्जेस, बिल्कुल ठीक। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है ना कि लक्ष्मी नगर से आप सीपी तक जा रहे हो तो चार्ज अलग है और एक स्टेशन पे अलग चार्ज, नहीं, कुछ स्टेशन तक सेम रहेगा, उसके बाद चेंज होगा। तो सही है बिल्कुल। और सोचो, डीटीसी, बिल्कुल ठीक। और तुम्हें बताऊं, तुम सब स्कूल में तो पढ़े ही हो, स्कूल में अगर आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो, मान लो एक पिकनिक के लिए जो बस आई है उसमें 50 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में है 56 बच्चे, तो 50 बच्चों तक तो सेम रहेगी कॉस्ट एक बस की। लेकिन जैसे ही ऊपर के 6 बच्चे आ गए तो दूसरी बस की कॉस्ट आ गई, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। एक लेवल तक सेम रहती है, एक बच्चा भी और ऐड हुआ, कॉस्ट एकदम से बढ़ जाएगी, फिर एक लेवल तक सेम रहेगी, बढ़ जाएगी, जो तू कह रहा था स्टेप कॉस्ट। ठीक है, और कोई डाउट। हाँ, जो पेनल्टी लगेगी, बिल्कुल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, और कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो तुम्हारे दिमाग में आ रही हो, अपने आसपास की चीज़ें सर्च करो, उसी से चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, कि सर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट और हो सकती है, लगाओ दिमाग। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो अभी तक ना बोला हो हमने क्लास में सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, सोचो। सर फिक्स और वेरिएबल तो बहुत आसान है ना, फिक्स वेरिएबल तो हर बच्चे को पता है, और सेमी वेरिएबल पता होगा तभी तो मैं अगले स्टेप पे जाऊँ कि उसको बांटोगे कैसे। और सोचो, कोई ऐसा और खर्चा कि सर ये भी तो सेमी वेरिएबल हो सकता है। भाई आसपास नजर घुमा रहा है, कह रहा देखो कोई तो चीज मिलेगी। लगाओ दिमाग, क्या होगा। और आप लोग बता पाओगे तो बढ़िया है फिर तो। लग रहा कोई और एग्जाम्पल। अंजलि सोच रही है। और हाँ जी, कुछ दिमाग में आ रहा हो। भाई ने क्या एग्जाम्पल सोचा था। कह रहा एग्जाम सेंटर, कह रहा एग्जाम सेंटर में 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एक ही कॉस्ट आ रही है, एक बच्चा और आ गया, कॉस्ट बढ़ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, चलो सही है। क्लासरूम, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल, क्लासरूम की जो कॉस्ट है बिल्कुल ठीक। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बोल सकता हूँ, कैपेसिटी के ऊपर बात होती है, कैपेसिटी एक लेवल तक है तो फिक्स है, उसके ऊपर हल्की सी भी आपने बढ़ा दी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ तक सही है ना सब कुछ। ठीक है, तो अभी तक पहले जो हुआ एक बार उसको रिवाइज कर ले, क्योंकि इसके बाद मैं आपको अगले पार्ट पे लेके जाऊंगा कि हमें कॉस्ट चेंज कैसे करनी है या कॉस्ट को कम कैसे करना है। पहले अभी तक रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा। अब आप लिखना मत, बस आप मेरे साथ साथ बोलना। सबसे पहले आपने कॉस्ट पढ़ा, कॉस्ट को क्या बोलोगे, हमने क्या बोला सर, कॉस्ट होता है, कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़ दोगे तो क्या आएगा, सेल्स या सेलिंग प्राइस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या मैं अपने सेल्स को बढ़ा सकता हूँ प्रॉफिट के लिए, नहीं। अगर मुझे प्रॉफिट ज्यादा करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, अगर आपको लंबे समय तक रहना है बिजनेस में। ठीक है सर। दूसरा, कॉस्ट किन 2 या 3 चीजों से मिलकर के बनी है, सबसे पहला मटेरियल, अगला लेबर, अगला सर एक्सपेंस या ओवरहेड, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है सर। अगला सर, कॉस्ट जो है, कॉस्ट को मैं 2 पार्ट में बांट सकता हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे मर्जी पढ़ो। इसके अलावा सर, कॉस्ट जो है अलग से 3 प्रकार की होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, समझ पा रहे हो। मैं आप लोगों के साथ ये इंट्रोडक्शन क्यों कर रहा हूँ, समझो। अकाउंट्स है, आप 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, जब 11वीं में पहली बार आए थे, जब भी इंट्रोडक्शन हुआ था ना, कॉस्टिंग आपने आज से पहले कभी पढ़ी नहीं है, तो पहले मेरे को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना कि है क्या क्या चीज़ है, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक सही है सब कुछ। ठीक है, अब चलो, अब मैं आपके सामने एक प्रोसेस रखता हूँ, देखते हैं उसके बारे में समझेंगे, आप साथ साथ लिखना। ठीक है, मजा आएगा आपको इस एग्जाम्पल में। देखो क्या एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने सोचा पहली क्लास है, पहली क्लास में ही आपको सच बता दूं, तो मैं कॉस्टिंग पढ़ाने के साथ साथ शेड बना करके भी बेचता हूं। ठीक है, अब शेड देखो कैसे बनती है हमारे यहाँ, देखना। हमारी टोटल मिलाकर के 3 फैक्ट्री हैं। ठीक है, पहली फैक्ट्री, एक है पहली फैक्ट्री। ठीक है, इसके बाद दूसरी फैक्ट्री और तीसरी फैक्ट्री। काम कैसे चलता है, काम समझाऊंगा अभी, देखना। 3 फैक्ट्री है।
ठीक है, हम अपनी ही शर्ट या टी शर्ट बना करके बेचते हैं। सर काम कैसा चलता है, सबसे पहले हम बाहर से लेकर के आते हैं कॉटन, कॉटन लाते हैं, ठीक है, रुई लाते हैं, रुई से पहले बनाते हैं धागा, ठीक है, कॉटन से यान बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, यान से फिर आगे बनाएंगे कपड़ा, पहले कपड़ा बनेगा और फिर कपड़े से लास्ट में हमारी टी शर्ट या शर्ट बन जाएगी। इस हिसाब से हमारे यहाँ भी काम चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। लिख लो, अगर कोई नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूँ, पता क्या होगा, इसके बाद ना मैं आपसे चीजें पूछूंगा तो आप रिलेट कर पाओगे, जब आपके सामने चीज लिखी हुई होगी ना, तो ट्राई करो आपके सामने डाटा हो, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब समझना, जो पहली फैक्ट्री है, पहली फैक्ट्री में ना कुछ खर्चे आ रहे हैं। सबसे पहला खर्चा, क्योंकि आपको तो पता है खर्चे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला खर्चा आया मटेरियल, मटेरियल का खर्चा आया 50 रुपए, ऐसे ही लिख रहा हूँ, मटेरियल का खर्चा आया 50 रुपए का, ठीक है सर। इसके साथ साथ लेबर का खर्चा भी आया, कितना, 30 रुपए का। इसके अलावा ओवरहेड का खर्चा भी आया 20 रुपए का। तो कॉटन से यान बनाने के लिए मुझे टोटल पैसा कितना लगा बताओ, 100 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर ठीक है, यहाँ तक क्या दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रुई लेकर आया, रुई से मैंने क्या बनाया, धागा, धागा मुझे पड़ा 100 रुपए का, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी ये मत पूछना कितना धागा पड़ा, क्या पड़ा, अभी एक ओवरऑल एग्जांपल ले रहा हूँ, धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे, ठीक है सर। अब क्या हुआ, ये सेम चीज लेकर के मैं कहाँ पहुंच गया, ये धागा लेकर के मैं पहुंच गया सेकंड फैक्ट्री में, ठीक है। तो सेकंड फैक्ट्री में अभी तक आते तक मेरी कितनी कॉस्ट लग चुकी है, 100 रुपए। क्या उसको बोल दूं ये धागे की कॉस्ट है, धागे की कॉस्ट है 100 रुपए। अब सर आप धागे से कपड़ा बना रहे हो, और भी तो खर्चा आएगा, ठीक है। लो सर, यहाँ पर भी मटेरियल का खर्चा आया, यहाँ पर भी लेबर का खर्चा आया, और यहाँ पर भी ओवरहेड का खर्चा आया। कितना मान लेते हैं, 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, ऐसी रैंडम फिगर्स लिख रहा हूँ। अभी तक टोटल खर्चा कितना हो गया, टोटल खर्चा 160। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सर, कॉटन से मैंने कपड़ा बना दिया टोटल 160 रुपए का, बोल सकता हूँ ना, टोटल 160, है ना। ऐसा मत करना कि तुम इन दोनों को बोलो सर 100 यहाँ 160, या भाई 100 आपने ऑलरेडी ऊपर इंक्लूड कर लिया है, तो टोटल अभी तक 160 का खर्चा हो चुका है, ठीक है सर। अब हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं तो बस अलग से चीजें लिख रहा हूँ कि ऐसा भी होगा ना, यान के अलावा क्या पता और कोई मटेरियल लगाओ, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है सर। अब सुनो सर, ये लेकर के मैं चला गया अपना लास्ट फैक्ट्री में, और यहाँ पर मेरा क्या आ गया, कपड़ा, कपड़े तक की टोटल कॉस्ट कितनी, 160 कपड़े तक की कॉस्ट। इसके अलावा इसका मटेरियल लगा, ठीक है, और भी कोई मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा, ओवरहेड लगा होगा, मान लेते हैं यहाँ लगा 20, 50, 20, टोटल बताओ कितना कॉस्ट लग गई मेरी अभी तक की, टोटल कॉस्ट 250। सर टोटल कॉस्ट आ गई 250 की, ठीक है, एक बार आप लिख लो, टोटल कॉस्ट आ गई 250 की। मैं जो शर्ट बाहर बेच रहा हूँ, ये शर्ट जो मैं बाहर बेच रहा हूँ 400 रुपए में बेच रहा हूँ, तुमने देखा होगा 400 रुपए में शर्ट मिल जाती है, और 150 रुपए का मेरा आ रहा है प्रॉफिट। यहाँ तक पहले बताओ कोई दिक्कत है या क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो सर 3 फैक्ट्री में काम हो रहा है, टोटल मेरी शर्ट बन रही है 250 रुपए की, बाहर मैं 400 रुपए में बेच रहा हूँ, 150 रुपए का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, यहाँ तक सही है, ठीक है। अब देखो आपको ना सारी चीजें लिंक करूंगा तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अगर अभी तक आपने कॉस्टिंग नहीं पढ़ी हुई और अगर आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ के बैठे हो, बताओ इनकी एंट्री कैसे करोगे। देखें 11वीं 12वीं के बेसिक क्लियर है, तुम्हें नहीं क्लियर है, ठीक है। मटेरियल की एंट्री क्या होती है, परचेज टू कैश, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं आपको बोलूं शर्ट तक जो मटेरियल लगा सबकी एंट्री कर दो, तो अकाउंट्स में तो मैं क्या करूंगा समझना सर, मैं बोलूंगा अकाउंट्स में टोटल मटेरियल के नाम का कितना खर्चा बताओ, मटेरियल के नाम का कितना खर्चा, मटेरियल के नाम का 100 रुपए। क्या वहां पर आपको अकाउंट्स में ये बात जानने को मिलती है कि पहली स्टेज तक मटेरियल कितना लगा, दूसरी पे कितना, तीसरी पे, ऐसा कुछ नहीं। सीधा आप क्या करते हो, सर मेरे पास तो बिल आया, मैंने अकाउंटिंग करी, बात खत्म, मटेरियल कितना लगा, ठीक है। अच्छा लेबर कितना लगा, लेबर भी 100 लगा टोटल, ओवरहेड फिर 50 लगा होगा, है ना। तो अकाउंट्स में तो भाई मुझे ऐसे पता है कॉस्ट, लेकिन मुझे अकाउंट्स में ये नहीं पता कि किस लेवल पे कितनी कॉस्ट आ रही है। यहाँ तक सही है, पहले यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बताओ, पक्का। अब समझना, अब मैं आपको बताता हूँ मेरी कॉस्ट कम कैसे होगी। मैंने आपको इतना डाटा दे दिया, आपने हर फैक्ट्री के हिसाब से बता दिया सर खर्चा इतना इतना आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप मुझे बताना क्या होगा। मैंने आपको बोला मार्केट में जो यान है कैन बी परचेज, यान बाहर मार्केट में मिल रहा है, कैन बी परचेज एट ₹90। मैं घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, सस्ता पड़ेगा। अब एक सिंपल सी बात सोचो, सर मेरे को जो धागा है बाहर से 90 रुपए का मिल रहा है, मेरी अपनी कॉस्टिंग कितनी आ रही है 100 रुपए की, तो सर ये वाली फैक्ट्री बंद कर दूं क्या, खुद सोचो। आप सर एक काम करो ना, आप ये मार्केट से ले आओ 90 रुपीज का, और इस फैक्ट्री को बंद मत करो ना, इस फैक्ट्री में जो बाकी दोनों काम हो रहे हैं वो भी इसी फैक्ट्री में कर लेना। ऐसा हो सकता है बाकी दोनों काम आप सस्ते कर रहे हो, है ना। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं इसी के साथ एग्जांपल लिख दूं कि मार्केट से जो क्लोथ मिल रहा है, जो आपको कपड़ा मिल रहा है 180 रुपए का, बताओ कपड़ा मैं बाहर से लाऊंगा खुद बनाऊंगा,
क्यों सर, कपड़े बनाने तक की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 160 की, है ना, कपड़े बनाने तक की टोटल कॉस्ट 160, तो भाई घर में बनाऊंगा, लेकिन यान मुझे बाहर से सस्ता मिल रहा है तो मुझे बाहर से लाना पड़ेगा। क्या अगर मैं ये काम करूं मेरी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, है ना? आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो कैसे कम होगी। आप मुझे बताना मेरी रिवाइज कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है? यहाँ लिखता हूँ ऐसे ही, रिवाइज कॉस्ट आपके हिसाब से कितनी आएगी, ठीक है? सबसे पहले फैक्ट्री 1 का खर्चा देखते हैं। फैक्ट्री 1 में बताओ, फैक्ट्री 1 में क्या मैं यान बनाऊंगा, बाहर से लाऊंगा ना? यान कितने का लाऊंगा बाहर से, वो बताओ। यान मार्केट से लेकर आए 90 रुपए का, तो अभी फैक्ट्री 1 में कोई काम नहीं हुआ, मेरी खाली पड़ी है, मैं कोई ना कोई दूसरा काम कर लूंगा, क्या कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है? सर फैक्ट्री 2 में मेरे कितने खर्चे हुए थे, आपने लिखे हुए हैं। फैक्ट्री 2 में कितने खर्चे? सर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल का खर्चा कितना था? 30, लेबर 20 और ये 10, 160 मत बोलना। फैक्ट्री 2 के स्पेसिफिकली खर्चे पूछ रहा हूँ, यहाँ तक सही है? अच्छा सर फैक्ट्री 3 के कितने खर्चे वो बताओ। मटेरियल का कितना? 20, लेबर 50 और ये 20, जोड़ो जरा, कॉस्टिंग कितनी हो गई, टोटल कॉस्टिंग कितनी आ गई, जोड़ो कॉस्ट। पहले कॉस्ट कितनी आ रही थी, कम कर दी कॉस्ट। बस ये पढ़ना आपको पूरे कॉस्टिंग में, समझ में आया? ठीक है, तो जब तक मुझे इन डिटेल नहीं पता होगा खर्चा कहाँ पे कितना आ रहा है और कौन से खर्चे को मेरे कंट्रोल में है, किस खर्चे को मैं कम कर सकता हूँ, तभी तो बात बनेगी। अच्छा सर अभी भी बाहर शर्ट बिक कितने की रही है? 400 की। अब मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ, ठीक है? मैंने साल में बेची 10 लाख शर्ट, 10 लाख इंटू 10 कर लो, 100 लाख, 1 करोड़ का प्रॉफिट सीधा सीधा। ये है कॉस्टिंग, ठीक है? पहले क्लियर हुआ कि कॉस्टिंग में पढ़ना क्या है, ठीक है? और सर कॉस्ट को कम जब कर पाओगे जब आपको एक्चुअल में पता होगा कि कॉस्टिंग कहाँ पर कितनी लग रही है ना? कुछ ऐसी भी कॉस्ट है जिनको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, भाई कंफर्म है ये तो लगेगी ही लगेगी, ये खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन जो मेरे हाथ में उसको तो कम कर सकता हूँ ना, उसके ऊपर बात करनी है सारी, ठीक है? पहले आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि कॉस्ट कम कैसे होगी। अब ये काम क्या मैं अकाउंट्स में कर सकता था? नहीं, क्योंकि आप खुद सोचो सर, अकाउंट्स में तो बस मुझे ये पता है मटेरियल के नाम का खर्चा कितना 100 रुपए, लेबर के नाम का खर्चा 100, ओवरहेड के नाम का खर्चा 50, कम कर दो, कैसे करोगे? नहीं कम कर सकते ना, ठीक है? इसलिए अकाउंट्स क्या है, फालतू सब्जेक्ट। पढ़ना क्या है, कॉस्टिंग, ठीक है? अब मजाक में कह रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, पता चला बाहर जाके सर को बोल दो। अच्छा, हमने कुछ बोला ही नहीं, आपने कुछ सुना ही नहीं, अब आगे चले, ठीक है? नोट हो गए, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, क्लियर है सब कुछ, पक्का? ठीक है, तो मैंने कॉस्टिंग का एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके आगे मैं कॉस्ट के कोई कॉन्सेप्ट अगर तो आज नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ सिलेबस के ऊपर, बुक्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बात कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? आज सिलेबस देख लो सारा, समुद्र की गहराई आज नाप लो, आगे आपके ऊपर है डूबना कितना है, ठीक है? मतलब पास होना है या अच्छे नंबर लाने हैं, 100 लाने हैं, ठीक है? सर कॉस्टिंग में 100 आते हैं, आते तो है भाई, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है? मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर करा सकता हूँ, लेकिन आपको खुद को पहले बिलीव करना पड़ेगा ना कि आ सकते हैं। आप खुद बिलीव नहीं करोगे, मैं तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाते जा रहा हूँ, फायदा नहीं है ना कुछ उसका, ठीक है? लिखो सिलेबस, लिखना सिलेबस, पढ़ना क्या क्या है और सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखना, पूरा नाम क्या है हमारा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? यहाँ से कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि मेरी क्लासेस किस फ्लो में चलेंगी, कौन कौन सी आपको बुक मिलेगी, किस हिसाब से काम होगा, सब बताऊंगा, ठीक है? देखो सबसे पहले लिखना, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन क्यों रखा गया ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? सर नोट्स का बता दो, सब चीज़ों का बताऊंगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है, पहले कॉस्टिंग के बारे में समझोगे कितने प्रकार की कॉस्ट होती है, ठीक है? टोटली थ्योरी चैप्टर है, पेपर में आता है 4 से 5 नंबर का, ज़्यादातर ऑप्शनल में आता है, तो इसलिए अगर आप इस वाले चैप्टर को बाद में भी करोगे कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है? हाँ, जितना हमारे को आगे के चैप्टर के लिए चाहिए उतना मैं पहले से आपको पढ़ा करके चलूंगा। पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आपके 3 चैप्टर लाइन से आते हैं चिपक के, इनका नाम क्या है, एक का नाम मटेरियल कॉस्ट, ठीक है? एक मटेरियल कॉस्ट, अगला आप खुद सोच सकते हो क्या होगा, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के साथ साथ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस का अलग से चैप्टर बनता नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। और एक आता है ओवरहेड्स, ठीक है? एक क्या है, ओवरहेड्स, ठीक है? यहाँ लिखना, ये जो भी हमारा चल रहा है सिलेबस यहाँ से लेकर के ये जो 3 चैप्टर है ना, इन 3 चैप्टर को बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आप खुद सोचो क्या ये कॉस्ट के एलिमेंट है? कॉस्ट सर बनी इन 3 चीजों से, कोई भी खर्चा है सर तीनों में ही जाएगा, या तो मटेरियल में, या लेबर में, या ओवरहेड में, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है? सबसे पहले मटेरियल चैप्टर में पढ़ोगे क्या, खुद सोचो। सर मटेरियल से रिलेटेड सारा खर्चा,
खर्चे को रिकॉर्ड कैसे करें, कितना मटेरियल रखें, ठीक है, किस लेवल पे आप सप्लायर से सामान मंगाओ ताकि आपकी कॉस्टिंग कम से कम आए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, खुद समझना। मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, मान लो कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें आलू रॉ मटेरियल है, पोटैटो रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई मुझे आलू मंगाना है, मान लेते हैं 100 किलो, ठीक है। तो क्या मैं एक बार में 100 किलो मंगाऊं, मैं एक बार में 20 किलो मंगाऊं, 10 किलो मंगाऊं, कितना मंगाऊं? क्योंकि खुद सोचो, ज्यादा मंगाऊंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। और ज्यादा मंगाने पे मुझे संभालना भी ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। सर कम मंगाओगे तो नुकसान भी हो सकता है, क्या पता कम मंगाओ आपके पास टाइम पे हो ही ना, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसी ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखनी पड़ेगी जिस पर कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है। ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? मटेरियल में, ठीक है। आपको अगली क्लास तक नोट्स मिल जाएंगे, मटेरियल के क्वेश्चन बैंक के नोट्स हैं, अभी दिखा भी दूंगा सारा कुछ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं, लेबर। लेबर चैप्टर में क्या पढ़ोगे? अब सोचो, थोड़ा और डिटेल में सोचो, लेबर चैप्टर में क्या होगा आपके हिसाब से? कैलकुलेट कैसे करेंगे लेबर का खर्चा, ठीक है। और उसके अलावा सर लेबर को किस हिसाब से बोनस दूं, है ना। आप सोचो, अगर मैं बोनस उसे इस बात पे दे रहा हूं कि तू जितने ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा, तो फिर वो क्या, अच्छे भी नहीं, मैंने उसे बोला कि तू जितने ज्यादा पीसेस बनाएगा तो वो पूरा पूरा फोकस पीसेस पे लगा देगा, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है। या मैं उसे बोलूं तू जितने घंटे काम करेगा उस हिसाब से बोनस, तो क्या पता वो पीसेस बनाया ना बनाए, बस वो काम पे काम करे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे बोनस भी ढंग से डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ तक सही है, ठीक है। ओवरहेड्स तो आपने वैसे ही समझ लिया, ओवरहेड पे क्या होगा, अलग अलग कौन कौन से खर्चे हैं, उन खर्चों को रिकॉर्ड कैसे करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। ये 3 चैप्टर बेसिक हैं कॉस्टिंग के। आज आप लोग मेरे से एक प्रॉमिस करना, खाली हमारी क्लासेस जैसे भी चले, जैसे अभी अर्ली बर्ड है, शायद 5-6 क्लासेस होगी, या बाद में जैसे जिस दिन से आपकी कॉस्टिंग की क्लास चालू हो जाएगी, मटेरियल लेबर ओवरहेड तक कोई बच्चा छुट्टी नहीं करेगा, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गए, आगे मेरी गारंटी है कि आपको एग्जामिशन लाने से कॉस्टिंग में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए, शायद ऐसा भी हो कि 90+ भी निकल रहा है, लेकिन ना तो कोई बच्चा इनको छोड़ के जाएगा, ना कोई बच्चा इन क्लासेस में छुट्टी करेगा। आपके खत्म हो जाए उसके बाद की तो वैसे ही कॉस्टिंग बहुत आसान है, ठीक है। तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम्हें अपने पता चल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, मेरी कॉस्टिंग में टोटल क्लासेस कितनी होंगी? 60 क्लासेस होंगी। 60 में से 26 से लेकर के 28 क्लास चलेगी इन 3 चैप्टर के ऊपर, ठीक है। और बाकी जो 32 क्लास है उसमें होंगे बाकी के 12 चैप्टर। हिसाब लगा लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, आइडिया तो आप लोगों को लग ही गया होगा, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर आप लोगों को मेरे साथ साथ करने हैं, ठीक है। ट्राई करना, या तो छुट्टी मत करो, हाँ बहुत ज्यादा कोई जरूरी है तो अगर आप छुट्टी कर रहे हो उसी दिन पे वो बैकलॉग अपना खत्म कर देना, बैकलॉग ज्यादा मत रखना। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, सही है ना सब कुछ? ठीक है सर, आगे चले यहाँ से। अब अपन ने क्या करा, मटेरियल लेबर ओवरहेड हो गया। अब मटेरियल लेबर ओवरहेड के बाद हम क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट, ठीक है। सर कॉस्ट शीट में क्या होता है, जितने आपने अलग अलग प्रकार के खर्चे पकड़े या आपको समझ में आए ये खर्चे, अब हम क्या करेंगे, उन खर्चों को एक सीक्वेंस में लिखेंगे, है ना। मैं आपको एक तरीके से एक कॉस्ट शीट तो बना के दूंगा ना, कि आपने मेरे से कोई काम करवाया, सर मटेरियल का खर्चा इतना, लेबर का खर्चा इतना, ओवरहेड के नाम का खर्चा इतना, सब कुछ लगा के तो दूंगा, उसे क्या बोला जाता है? कॉस्ट शीट, ठीक है। अब होता क्या है, देखो मैं आपसे पूछूंगा, जैसा आप बोलोगे हम वैसा पढ़ेंगे। आपने बोला सर पहले कॉस्ट शीट कराओ, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, मैं आपको पहले कॉस्ट शीट करा दूं, मैं आपको चीजें रटवा दूं, समझाऊं ना, रटवा दूं, ये इस हेड में जाएगा, इस हेड में जाएगा, आपने रट लिया, पहला चैप्टर हो गया। आपको लगा कॉस्टिंग तो बहुत आसान है, आगे मटेरियल लेबर ओवरहेड में आए, आपको असली सामना हुआ कॉस्टिंग का, फिर आपको लगा यार ये क्या है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से पढ़े, जो ज्यादातर होता है क्लासेस में, कि पहले कॉस्ट शीट कराया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं पहले आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड को इन डिटेल समझा दूं कि भाई ये है क्या, उसके बाद ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सीधा आपको सीधा क्वेश्चंस पे लाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपका खुद का दिमाग ये बोलेगा सर ये खर्चा इस हेडिंग में जाना चाहिए, खर्चा इस हेडिंग में जाना चाहिए। आप खुद सोच लो आपके साथ क्या होना चाहिए, है ना, ठीक है। सीधी सी बात है ना, उस फ्लो में चलोगे तो ठीक है। और देखो दूसरा बताता हूं, एक तो हो गया आप लोगों के लिए मैंने ऐसा सोचा, दूसरा मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मैं वो कॉस्ट शीट बाद में कराना, ठीक है। आप मटेरियल लेबर ओवरहेड कर लोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में बच्चा होता है बहुत जोश में, जैसे अभी आप बहुत जोश में बहुत ग्रुप देने, है ना, वो आपको भी पता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद चीजें अलग होती हैं, ठीक है। तो अभी आप बहुत जोश में हो, तो जितना आप जोश में हो मैं पहले 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर करा दूं, ठीक है। फिर आप थोड़ा थक जाओगे, और जब थक जाओगे फिर मैं आपके सामने कॉस्ट शीट जैसा चैप्टर फेंक के मारूंगा, क्योंकि वैसे ही आसान है, फटाफट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो समझो जोश दिखाने का सही समय होना चाहिए, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड को साथ में करो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। कॉस्ट शीट हुआ। अच्छा कॉस्ट शीट के बाद क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सर ये क्या है, इसमें तो अकाउंट्स आ गई। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है समझना, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसकी जर्नल एंट्री, ठीक है।
सर जनरल एंट्री भी होंगी, बिल्कुल उसके लेजर बनेंगे पूरे पूरे। आप तो कह रहे थे अकाउंट्स खराब है, मेरा वाला अकाउंट्स अच्छा है, जो कॉस्ट में पढ़ेंगे वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग और कुछ नहीं, ठीक है। अब समझो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने 11वीं 12वीं में जब सबसे पहली बार जनरल और लेजर बनाना सीखे थे, जब आपने उस टाइम पे जनरल लेजर सीखे थे, तो आपको ये तो पता ना पहली बार में टाइम लगता है। आपने समझा डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आज की डेट में मैं आपसे कुछ भी पूछूं आपको आता है, जनरल लेजर आता है, लेकिन उस टाइम पे टाइम लगा था ना। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि ये जनरल एंट्रीज उससे अलग है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि अकाउंट्स में आप एंट्री क्या करोगे, गुड्स खरीदने की, क्या एंट्री करते हो? परचेज टू कैश, ये परचेज टू क्रेडिटर। आप सोचते नहीं हो ज्यादा। सेम इस लेवल पे लाने के लिए मुझे इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर आपका इतना पार्ट हो जाता है, इतना पार्ट अगर आपने साथ में कर लिया, तो सिलेबस में 50 नंबर आपके पक्के, इतना 50 नंबर का आता है, ठीक है। लिख लो साथ में, 50 मार्क्स का सिलेबस ये है। हरिकेश अभी रुकियो बेटा, नोट्स पे हर चीज पे आऊंगा, ठीक है। पहले सिलेबस डिस्कस कर लूं, ठीक है। 50 मार्क्स का ये है। तो जिन बच्चों को ऐसा है कि कॉस्टिंग में खाली पास होना है, वो ये 6 चैप्टर करके चले हैं। 6 में से पहला तो वैसे ही बेकार है, इंट्रोडक्शन। 5 चैप्टर आप ये कर लो, 5 चैप्टर 50 नंबर के, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि मटेरियल पक्का 10 नंबर का आएगा, लेबर पक्का 10 का। आईसीआई उसको शफल करता रहता है, लेकिन ये कंफर्म है 50 मार्क्स का इन्हीं में से आएगा भाई। यहाँ तक ठीक है। तो जिसकी ज्यादा मोह माया नहीं है कि हमें से पास होना है, आप ये करके चले आओ, कंफर्म पास हो। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या पढ़ना समझना, यहाँ तक तो क्लियर है ना सिलेबस, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, कॉस्टिंग का पहला पूरा पार्ट हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा पार्ट समझना। दूसरा पार्ट क्या है, इसी के सामने लिखता हूँ। दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपने यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ा ओवरहेड, ओवरहेड का ही एक रिफाइन वर्जन है, आगे हमें पढ़ना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी भी बोला जाता है इसे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है जनरली, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि फैक्ट्री का 10 लाख का खर्चा आप बाकी प्रोडक्ट पे कैसे बांटोगे, या इस स्पेस का अगर कोई रेंट है तो वो सब टीचरों पे कैसे बटेगा। तो खर्चे को सब प्रोडक्ट के बीच में कैसे बांटना है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एक्टिविटी बेस्ड मतलब हर एक्टिविटी के बेसिस पे खर्चे को बांटो। यहाँ तक सही है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ समझना। मेरे 2 प्रोडक्ट है, मान लो मैं 2 प्रोडक्ट बना करके बेच रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे एक आईफोन बना करके बेच रहा हूँ, और दूसरा आईफोन के साथ साथ मैं मैकबुक बना करके बेच रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के लिए मैंने एक सेल्स वाले बंदे को रखा हुआ है। सेल्स वाले बंदे को मैं 1 लाख की सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सेल्स वाले बंदे को ज्यादा मेहनत मैकबुक बेचने में करनी पड़ रही है, आईफोन पे मेहनत नहीं करनी। उसे पता आईफोन तो वैसे भी नहीं कर लेगा, ठीक है। वो अपनी 8 घंटे की जॉब में से 7 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैकबुक को प्रमोट करता है। तो क्या जो मेरा टोटल खर्चा है उसमें मेजर शेयर मैकबुक पे जाना चाहिए, ठीक है। आपने कैसे डिसाइड करा, एक एक्टिविटी के बेस पे कि वो काम कैसे कर रहा है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगला चैप्टर लिखना है इसके बाद, यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है। यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग बोलते हैं इसको। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा और फालतू सा चैप्टर है, ठीक है। कि मैं पेन बना करके बेच रहा हूँ, ठीक है। जितने ज्यादा पेन बना करके आप बेचोगे तो एक पेन का खर्चा कितना, ठीक है। मान लो आप एक ही चीज बना करके बेच रहे हो, मैं चॉकलेट बना करके बेच रहा हूँ, तो टोटल अगर मैंने जितनी चॉकलेट बनाई है तो उस हिसाब से खर्चा कितना। सिंपल सी बात बोलूं, होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है उनका एक का आउटपुट की कॉस्टिंग निकालने के लिए क्या काम करोगे। मैंने 20 लाख की कॉस्ट निकाल दी, 20 लाख यूनिट से डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कॉस्ट कितनी है। यहाँ तक तो सही है ना, नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। अगला लिखना है इसके बाद, जॉब और बैच कॉस्टिंग। ये बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है, ठीक है। जॉब और बैच कॉस्टिंग, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ऊपर हेडिंग भी लिखना चाहते हो ना, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैप्टर है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उस हिसाब से बात करी जा रही है। हर एक की इंडस्ट्री अलग अलग है। जॉब और बैच, आप सोचो कि जॉब बैच में क्या पढ़ना होगा आपके हिसाब से, लगाओ दिमाग, क्या पढ़ना होगा, क्या लगता है आपके हिसाब से? जॉब और बैच, जॉब से आपका मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा, वो नहीं है। और सोचो क्या होगा, क्या स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, डिपार्टमेंट वाइज। जॉब और बैच में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यहाँ जॉब का मतलब है अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर जॉब मिली है किसी बंदे की, तो उस काम को मैं कैसे करूंगा। एग्जांपल देता हूँ, मेरा फ्रीलैंसिंग का काम है। फ्रीलैंसिंग पे मेरे पास एक काम आया कि सर इस कंपनी के लिए ये ऑडिट रिपोर्ट आप बना करके दे दो, तो मैं उस हिसाब से उस कस्टमर से कितना चार्ज करूंगा। ऐसा हो सकता है मेरा जो अगला कस्टमर है वो अलग हो, उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो, ठीक है। तो जॉब में क्या पढ़ना है, हर कस्टमर की अपनी अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होगी, तो उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मेरी कॉस्टिंग कितनी आएगी, ठीक है।
अच्छा सर, बैच में क्या पढ़ोगे? आपको पता है कभी अगर आपने जाके दवाइयाँ खरीदी हो तो दवाई का पत्ते के पीछे, जो मेडिसिन का पत्ता होता है उसके पीछे लिखा होता है कि ये इस बैच नंबर में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? या आपको अगर पता हो, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो जो गाड़ी भी प्रोड्यूस करती है ना, तो बैच में करती है। जैसे वॉल्वो की ये बहुत खास बात है कि वॉल्वो अगर अपनी कोई गाड़ी बना रहा है, अगर उस बैच में से एक गाड़ी भी डिफेक्टिव होगी तो वो मार्केट से सारी की सारी गाड़ियां वापसी मंगा लेगा। तो आपको बैच कॉस्टिंग में क्या पढ़ना है? कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बैच में बन रहे हैं, तो उस हिसाब से कॉस्टिंग कैसे आएगी। यहाँ तक सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है सब कुछ? ठीक है, अगला लिखना है इसके बाद। और क्या लगता है आपके हिसाब से और कौन सी इंडस्ट्री रह गई? और कौन सी इंडस्ट्री रह गई? एम्प्लॉय रिलेटेड में सर्विस, सर्विस को भी लेकर के आऊंगा, ठीक है? एक लिखना, उससे पहले चैप्टर आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, एक चैप्टर आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा अगर क्लास नहीं चल रही, कुछ नेट वेट का इशू होगा, अभी चल जाएगी, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है? प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या पढ़ना है बताया तो अभी आपने ऊपर देखा, मैंने भी तो एक प्रोसेस लिखा था। आपने क्या बनाया था? सबसे पहले कॉटन से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े से शर्ट बनाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें क्या है, हर प्रोसेस तक कैसे बढ़ना है आगे, वो सब समझना है। सर ये क्यों समझना जरूरी है, आप बता पाओगे? अगर मैं किसी प्रोसेस वाली इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूँ तो मेरे को वो पढ़ना क्यों जरूरी है, खुद सोचो। अलग एफिशिएंसी, और ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग लेवल पे कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है? ऐसे समझ लो, जरूरी थोड़ी है कि जो कस्टमर बैठा है वो पक्का मेरा फाइनल प्रोडक्ट ही खरीदेगा, क्या ऐसा है क्या? भाई जरूरी नहीं है, क्या पता वो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ना खरीदे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट खरीदे। एग्जाम्पल देता हूँ तुम लोगों को समझना। मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, फर्नीचर मेरा 3 प्रोसेस में बन रहा है, ठीक है? समझना, अभी नोट मत करना। फर्नीचर मेरा 3 प्रोसेस में बन रहा है, पहली प्रोसेस, दूसरी और तीसरी। पहली पे मैं वुड की कटिंग करता हूँ, दूसरे पे फ्रेम बनाता हूँ, तीसरे में पूरा बना के पॉलिश वॉलिश करके कस्टमर को दे देता हूँ, ठीक है? तुम में से एक भाई मेरे पास आया, भाई ने मुझे बोला कि भाई देखो सर, ऐसी बात है कि आप तो फ्रेम बना करके मुझे दे दो, फ्रेम के बाद मेरे पास इतनी बढ़िया मशीनरी है कि पॉलिश वॉलिश मैं खुद करा लूंगा, मुझे सस्ते में करानी आती है, मैं खुद देख लूंगा, लेकिन फ्रेम तक का काम आप करके दे दो, क्योंकि वो काम मैं करूंगा तो खर्चा ज्यादा आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब भाई अगर मुझे फ्रेम तक की कॉस्टिंग पता होगी तभी तो मैं इस बंदे को सेलिंग प्राइस सही बता पाऊंगा ना, ठीक है? अगर आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकालते रहोगे तब क्या फायदा, क्या पता आपके पास इंटरमीडिएट वाला ही कंज्यूमर आ जाए। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ तक क्लियर हुआ? और प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ एक टॉपिक इसी से रिलेटेड होता है जिसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, ठीक है? जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। पता है किसी को जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, या फर्क क्या होगा दोनों में? बाय प्रोडक्ट मतलब वेस्टेज, अच्छा। जॉइंट, जॉइंट नहीं पता या जॉइंट प्रोडक्ट नहीं पता? अच्छा, हाँ मैडम क्या कह रहे थे? हाँ, मोलासिस, मोलासिस, मोलासिस जो फर्टिलाइजर में काम आता है, ठीक है? और कोई एग्जांपल? मिल्क से क्या निकलता है? सही है। बाय प्रोडक्ट में काउंट होगा या जॉइंट में ही आएगा? ठीक है। आपके हिसाब से जॉइंट और बाय में क्या डिफरेंशिएशन है, कैसे बोलोगे कि ये जॉइंट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है? अच्छा, और जॉइंट? जो डिफरेंट यूज है, ठीक है? सिंपल सी बात बोलूं, जॉइंट प्रोडक्ट वो है जिसकी अहमियत है मार्केट में, जो बिक सकता है। जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से आपने डीजल बनाया, पेट्रोलियम बनाया, केरोसिन बनाया, सब जॉइंट प्रोडक्ट है, ठीक है? लेकिन अगर उसके साथ कोई और बाय प्रोडक्ट, कचरा निकल रहा है, उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं बेसिकली, जो कबाड़ी वाला ही लेके जाता है जनरली, ठीक है? जिससे आपकी कॉस्ट कम होती है, उसको आप बेच के इनकम नहीं बोल सकते। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्लियर है ना? जॉइंट प्रोडक्ट में आपकी इंटेंशन है कि जॉइंट बनकर के है, ठीक है? बाय प्रोडक्ट में आपने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ बनेगा, वो तो गलती से बन गया है। अब बन गया है तो आप उसको ट्रीट कर रहे हो, ठीक है? कोई अच्छा सा और एग्जांपल सोचो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का। एथेनॉल है, मोलासिस है, शुगर किन के अलावा? पिछले बैच में मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल मिला था, तो वो एग्जांपल मैं हर जगह देता हूँ। फिर सोचो, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का एग्जांपल। पहले मतलब तो समझ आ गया ना? इंटेंशन नहीं है बनाने की, बन गया। अब बन गया तो भाई ट्रीट करना पड़ेगा। सोचो भाई, देखो भाई अलग एग्जांपल आ, ठीक है? अब मुझे पता पिछले बैच में एग्जांपल। हम्म, बिल्कुल,
बिल्कुल, तो वो जॉइंट में आएगा अगर अच्छे प्राइसेस पे जा रहा है तो। हाँ, आलतू फालतू प्राइस पे जाएगा तो बाय प्रोडक्ट्स में आएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। और बताऊं, तुम वो पहनते होगे, क्या कहते हैं, ऐसी भी तो चप्पल आती है ना, पता है चप्पल का जो आपका शेप होती है, होता क्या है, जैसे मान लो ये रबड़ है, रबड़ रखा जाता है, रबड़ में से मान लो इतनी चप्पल निकल गई, ये जो वेस्ट है, अब इस वेस्ट के दो काम होते हैं, या तो उसको बेचा जाता है या उसको दोबारा से यूज करा जाता है। वो भी क्या होगा, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और बताता हूँ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, तुम कभी भूलोगे नहीं, ट्विंस बच्चे, ठीक है, इंटेंशन कभी नहीं है बनाने की, हाँ बन गया है तो ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको जॉइंट में ट्रीट कर रहे हो या बाय में ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। गधा होगा तो बाय होगा, ठीक है। हाँ, पढ़ने में अच्छा है, गलती से प्रोड्यूस हो गया, आपने सोचा नहीं था, तो जॉइंट में आएगा, ठीक है। तो इससे आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग, लास्ट चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। सर सर्विस कॉस्टिंग का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, सीए की इंडस्ट्रीज, टीचिंग इंडस्ट्री सर्विस दे रही है, सर्विस में कैसे कॉस्टिंग निकालोगे, है ना। सर्विस में भाई कॉस्टिंग निकालना अलग है। जैसे कभी आप लोगों के दिमाग में नहीं आया कि मेट्रो में ये फेयर कैसे डिसाइड हुआ कि लक्ष्मी नगर से अगर राजीव चौक जाना तो 18 रुपए लग रहे हैं, 20 रुपए लग रहे हैं, जो लग रहे हैं, है ना। तो वो फेयर कैसे डिसाइड होता है, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। सर्विस कॉस्टिंग है ना, बस में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का इतना पैसा कैसे डिसाइड होगा, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सारे चैप्टर लिखवा दिए, ये जितने चैप्टर है ना, ये छोटे छोटे से चैप्टर हैं। ये चैप्टर आपके पेपर में आते हैं 25 मार्क्स के। तो जिन बच्चों को ऐसा है जिनको पास नहीं होना, एग्जामिशन लानी है, तो वो ये 12 चैप्टर कर ले, उनकी एग्जामिशन आ जाएगी। आप बोलोगे सर अभी भी 75 नंबर यूं है, बाकी 25 अभी और बचे, हाँ अभी 25 और बचे, ठीक है, ठीक है। अभी बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? भाई देखो, पहले सिलेबस के बारे में ना इन डेप्थ पकड़ लो कि आपको पढ़ना क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो आपके ऊपर है ना, आपको जो अच्छा लग रहा है वो अच्छे से पढ़ो। हाँ, पूरी कॉस्टिंग अच्छी लग रही है तो फिर आप 100 मार्क्स को टारगेट कर सकते हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने इतना कर लिया, 75 मार्क्स पक्के हैं पेपर में। हाँ, रीशफल होते रहते हैं, कभी एक चैप्टर बहुत ज्यादा आ जाएगा, अगली बार वो कम आएगा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा कॉस्टिंग में आपके हिसाब से क्या बचा है? मैं दोबारा सब्जेक्ट का नाम आपके सामने रख रहा हूँ। कॉस्ट तो खत्म हो गई ना, कॉस्ट आपने सारी पढ़ ली। अब क्या होगा, उस कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, मैनेज, ठीक है। आप बोलोगे मैनेजमेंट बचा है, हाँ भाई अभी बचा है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट है, बाकी कितने नंबर का आगे, 25 नंबर, ठीक है, जिसमें बहुत छोटे छोटे से मासूम से 3 चैप्टर, 13 14 15, ठीक है। पहला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आप मान के चलना ये चैप्टर मासूम है, तभी आपको मासूम लगेंगे, वरना लगेंगे नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दूसरे का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। और एक का नाम है बजट, बजट बनाने सीखेंगे, बजटरी कंट्रोल। ये 3 चैप्टर है, ठीक है। किसी को इन 3 चैप्टर के बारे में कुछ पता है, पहले कभी सुना हो कहीं, अगर गलती से किसी ने पढ़ी हो कुछ कॉस्टिंग वॉस्टिंग? बजट पढ़ा है सर, बजट अभी सुना है, 1 तारीख को आया, 12 लाख तक टैक्स मुफ्त ऐसा, ठीक है। चलो मैं भी बजट अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, पहले स्टैंडर्ड को समझते हैं। ये चैप्टर ना वैसे ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चों के ऊपर से जाते हैं, बट आप एक बार यहाँ कर लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तीनों बहुत मासूम चैप्टर है, आपको फ्री के, देखो ना सिर्फ 3 चैप्टर है, और 3 चैप्टर के आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 25 नंबर, ठीक है। हाँ, अब अगर किसी को ऐसा है कि 100 में से 100 लाने, भाई उसे 15 चैप्टर करने पड़ेंगे, तो मैंने पार्ट बता दिए, आप अपनी इच्छा अनुसार देख लो आपको कितने चैप्टर करने हैं। पास होना है, पहला पार्ट कर लो 50 नंबर, ठीक है। एग्जामिशन लानी है, 2 पार्ट कर लो, 100 मार्क्स लाने, तीनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे, याद है, ठीक है। सर स्टैंडर्ड में पढ़ना क्या है, बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी, बिजनेस स्टडीज का पहला फंक्शन होता था मैनेजमेंट का, प्लानिंग। तो प्लानिंग करते हुए आपको स्टैंडर्ड सेट करते हो। मैं तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लगाना चाहता हूँ पूरे साल में 10 रुपए, पूरा साल निकल गया, पता चला लग गई 11 रुपए, 1 रुपए का खर्चा क्यों ज्यादा बढ़ा, ठीक है। क्या क्या गलतियां हुई, उन गलतियों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, वो क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। सर मतलब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम यहाँ पे वेरिएंसेस निकालते हैं, डेविएशंस निकालते हैं, कि आप अपने टारगेट से कितना डेविएट हुए हो। जैसे आप रोज होते हो, पढ़ाई के लिए सोचे 10 घंटे, निकलते 2 घंटे, तो जो बाकी वेरिएंस आया 8 घंटे का, वो क्यों आया, ठीक है। वो अलग बात है, आप उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस नहीं लेते हो, ठीक है। यहाँ करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे सोचा सर 10 मिनट के लिए रील चलाएंगे, अब वो रील तो चल गई एक बार, तो बस फिर 10 मिनट थोड़ी होते, फिर तो 1 घंटा निकल गया हमारा, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड। सर मार्जिनल में क्या पढ़ना है? मार्जिनल चैप्टर तो बहुत बढ़िया चैप्टर, कोई भी बिजनेसमैन के लिए सबसे बढ़िया चैप्टर है। जैसे मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, लेकिन तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से मैक्सिमम वो आंसर कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं समोसा बना करके बेच रहा हूँ, एक समोसा आ रहा है 10 रुपए का, सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, मैं बना करके बेच रहा हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही है वो 6 रुपए की लग रही है, ठीक है।
और जिस जगह पे मैं बना करके बेच रहा हूँ उस जगह पे बस एक ही फिक्स कॉस्ट है अभी के लिए, वो है रेंट। सिर्फ एक फिक्स कॉस्ट है, ज्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं रख रहे हम, ठीक है। रेंट जा रहा है उस जगह का 4 लाख रुपए, अच्छी जगह 4 लाख रुपए का रेंट जा रहा है। मेरा आपसे नॉर्मल सा सवाल, इतना ही डाटा आपके पास, ठीक है, मेरा आपसे नॉर्मल सा सवाल, मैं कितने समोसे बेचूं, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन मैं लॉस पे भी ना रहूं, एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं कि मेरी कॉस्ट सारी रिकवर हो जाए, कि मेरे दिमाग में एक बात क्लियर हो, मैंने इतने समोसे बेच दिए भाई, मेरी कॉस्ट रिकवर हो गई, कितने समोसे बेचूं। हाँ, सोचो, ध्यान से सोचो, टाइम दे रहा हूँ आप सबको, कैलकुलेटर से करना है कैलकुलेटर से कर लो, खुद से करना है खुद से कर लो, बताओ। 24,000, 1 लाख, और आराम से, टेक योर टाइम। आप ही समोसे वाले हो, आप बेचने वाले हो कल को समोसे। सीए की नौकरी में तो वैसे ही कुछ नहीं है, 1 लाख नौकरी में तो क्या ही कमाओगे, आजकल तो लोग इसी में कमा रहे हैं, पता ना आपको, मोमोज में समोसे में इसी में कमा रहे हो, बताओ कितने समोसे बना करके बेचूंगी, कॉस्ट रिकवर हो जाए सारी। 1 लाख पक्का। कोई और एग्जाम्पल, मतलब कोई और फिगर किसी के दिमाग में आ रही हो, पक्का। अब एक बार बताओ, मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया क्या, आपने 1 लाख आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, आपने 1 लाख कैसे निकाला होगा, सर मुझे 4 लाख की कॉस्ट को रिकवर करना है, ठीक है, हर समोसे पे 4 रुपए बच रहे हैं, तो 1 लाख आंसर आ रहा है। चाहे तो आपको पूरा चेक करके दिखाया, तो अगर मैंने 1 लाख समोसे बेचे जिसका एक का प्राइस 10 है, टोटल सेल कितनी की करी, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी गई, 6 लाख, तो प्रॉफिट कितना अभी 4 का, लेकिन ये प्रॉफिट थोड़ी है, क्योंकि इसमें से क्या जाएगा, रेंट, ठीक है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सर 1 लाख तक तो मैंने कुछ नहीं कमाया, हाँ 1 लाख के ऊपर अगर मैं कुछ भी बेच रहा हूँ तो मेरा 4 रुपए में कमा रहा हूँ, यहाँ तक सही है। इस कॉन्सेप्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग में बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, किसी को शायद पता भी हो तुम लोगों में। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने तो तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बताया ना, तो मैं आपको इस तरीके से पहले लॉजिक पे ले जाऊंगा, आपको लॉजिक पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, सेम एग्जांपल है, ट्राई करके देखना, क्या पता आप लोग सही बताओ, ठीक है। देखो, पूरी की पूरी कॉस्टिंग 3 चीजों पे चलेगी, ठीक है, पूरी कॉस्टिंग में 3 सी है, ये आपको समझ में आएंगे पूरी 60 क्लासों में, ठीक है। 3 सी के ऊपर बेस्ड है पूरी कॉस्टिंग। पहला, कैलकुलेटर, जो आप घर से लेकर के आओगे, बिना इसके काम नहीं चलेगा। दूसरा सी, कॉमन सेंस, ये भी घर से लेकर के आना, रोज घर पे मत छोड़ के आना, ठीक है। तीसरा सी, कॉन्सेप्ट, ये मैं अपने घर से लेकर के आऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये तीनों पता है तो आपकी कॉस्टिंग बहुत अच्छी चलेगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सेम एग्जाम्पल है, मैंने आपको बोला मेरे को समोसे, कितने समोसे मैं बेचूं कि मुझे प्रॉफिट कमाना है 80,000 का, टोटल कितने समोसे बेचूं, टोटल टोटल में कितने समोसे बेचूं कि 80,000 का प्रॉफिट कमा पाऊं। 80,000 का प्रॉफिट, एक भी भाई के तो 3 लाख आ रहे हैं, 3 लाख में से 1 लाख पे तो कोई प्रॉफिट नहीं, बाकी 2 लाख पे, हर 2 लाख पे तू एक समोसे पे 4 रुपए बचा रहा है, तो तुमने तो 8 लाख बोल दिया ना, 8 लाख प्रॉफिट नहीं 80,000 है, ठीक है। तो 1/20 आंसर सही है, क्लियर हुआ। सर कैसे आया 1/20, 1 लाख तक कुछ भी नहीं है ना, जीरो, और बाकी के 20,000 पे हर समोसे पे 4 रुपए बच रहे हैं, तो 80,000, क्या आपने खुद निकाला। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डिजायर प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं कोई भी बिजनेस चला रहा हूँ भाई, ये तो मुझे आना चाहिए ना, जैसे मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में नहीं होता होगा, मेरी क्लास में इतना बच्चा बैठा होगी, मैं पहले ब्रेक इवन पे तो हूँ, हाँ उसके बाद कोई नया बच्चा आता है, तुम्हें मेरे चेहरे पर अलग मुस्कान दिखेगी, भाई मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो जो ब्रेक इवन के ऊपर की क्वांटिटी है उसे बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि अब तो मैं भाई सेफ्टी मार्जिन पे खेल रहा हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरी कॉस्ट सारी रिकवर हो चुकी है, यहाँ तक क्लियर है। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये सेम एग्जाम्पल है, मैं इससे फिगर्स चेंज करते जाऊंगा, आप बताना, ठीक है। मैं कितने समोसे बेचूं कि मेरे को 10,000 का नुकसान होगा तो चलेगा, 10,000 के नुकसान पे मुझे कितने समोसे बेचने चाहिए, देखें सही बता पाते हो या नहीं, दिमाग लगाओ। मुझे 10,000 का नुकसान चाहिए, तुम बोलो कैसा आदमी है नुकसान चाहिए, भाई चाहिए नुकसान, 97,500 बोला भाई ने, पता क्यों, क्योंकि 1 लाख पे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा था, ठीक है। आपको पता है करना क्या था, एक बात बताओ सर, हमेशा ऊपर रखा करो जो चीज रिकवर करनी है, इस बार 4 लाख तो रिकवर नहीं करने, क्योंकि मुझे नुकसान चाहिए, कितने का नुकसान चाहिए, 10,000 का नुकसान चाहिए, तो मैं ये बोलूँ मुझे 4 लाख तो रिकवर नहीं करने, मुझे रिकवर कितने करने हैं, 390, एक पे कितना बच रहा है, 4 रुपए, माइनस कर, मतलब डिवाइड करा आपने, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मैं कितने समोसे बेचूं कि मेरे को 50 लाख का प्रॉफिट कमाना है, समोसे में 50 लाख का प्रॉफिट है भाई, रिकवर कितने करूंगा, रिकवर 90 लाख या 54 लाख, 54 लाख,
रिकवर कितने करोगे? 54 लाख। सर 54 लाख कैसे है? 4 लाख रुपए रेंट के जाएंगे, 50 लाख का ऊपर से प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। डिवाइड कितने से? 4 रुपए से करो, कितने आएंगे? ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब आज से आप किसी भी समोसे वाले पे जाएं, समोसा वाला बोले नहीं जी हमारा धंधा मंदा चल रहा है, उसमें बेटा धंधा मंदा नहीं चल रहा, मुझे आता है ब्रेक इवन निकालना, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालनी होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सी बात है, आप कहीं पर भी जा रहे हो ना, तो उससे ये बात करो, जैसे समोसे की बात है, ये दिन में कितने समोसे बेचता होगा, हर समोसे में से कितने रुपए बच रहे हैं। जैसे दिन में कोई बंदा अगर 1000 समोसे भी बेच रहा है, तुम्हें लगता होगा 1000 समोसे बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात होती है, ठीक है। और अगर 1000 समोसे पे वो हर समोसे पे 2 रुपए भी निकाल रहा है, कितने हो गए? 2000। एक दिन में 2000, ठीक है, 30 दिन में कितने? 60,000, ठीक है। अब 60,000 में से उसकी कॉस्ट हटा दो, जो भी 10-15,000 20,000 की कॉस्ट है, तो बाकी जो बढ़ गया 40, वो क्या है? वो उसका प्रॉफिट है। इस तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है। तो अपना ना दिमाग ऐसा बनाओ, आप कहीं पर भी खड़े हो, भाई देखो साइंस वाले बंदों से तो नहीं पूछा जाएगा ना प्रॉफिट क्या है, उन्हें वैसे ही कुछ नहीं आता, उन्हें आता 100 डिग्री पे पानी उबलता बस, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये चीजें आपसे ही एक्सपेक्ट करी जाती हैं। तो आप कहीं पर भी खड़े हो, एटलीस्ट मेरी क्लास में तो बनिया बन के सोचना कि भैया इतना बिजनेस है, ये कितना कमा रहा होगा, और जो ये बोल रहा है सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसे पता ना हो, हमें पता है भाई कि देख हम तेरे को बता देंगे तेरा प्लान ये है, तो इस हिसाब से काम करेगा, तेरा प्रॉफिट और अच्छा निकल सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ पढ़ना है? मार्जिनल कॉस्टिंग में। यहाँ तक क्लियर हो गया? लास्ट चैप्टर बजट। क्या लगता है बजट में क्या पढ़ाऊंगा? सर एक बजट तो है जो टैक्स वाले सर पढ़ाते हैं हमें, जो 1 तारीख को आता है, 1 फरवरी को, जैसे अभी आया, सुना ही होगा तुम लोगों ने भी, 12 लाख पे जीरो हो गया टैक्स, है ना। और उस 12 लाख को कंपेयर तो भैया बहुत अलग अलग तरीके से करा जा रहा है, छोड़ो उसमें नहीं जाऊंगा मैं इतना डिटेल में अभी। हाँ, बजट में आपको क्या लगता है हम कॉस्टिंग में क्या पढ़ेंगे बजट से रिलेटेड? जितनी रहनी चाहिए कॉस्ट, ठीक है, चलो थोड़ा सा सही बोला। और मतलब स्टार्टिंग में सारा बजट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तुम ना कॉस्टिंग से रिलेटेड बता नहीं पाते हो, मैं आपकी पर्सनल जिंदगी में घुसता हूँ, तुम अच्छे से एग्जाम्पल बताते हो, ठीक है। किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लूँ, किसका एग्जाम्पल लिया जाए? देखो बजट से बताता हूँ, तुम लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, सर यही पढ़ना है बजट में, हाँ भाई यही पढ़ना है बजट में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते, भाई क्या नाम है आपका? राहुल। भाई अभी तक कुछ बोले नहीं थे, अब शायद बोल जाए। राहुल है, ठीक है। आज कौन सी फरवरी? 6 फरवरी। आज 6 है, आज 6 है, ठीक है। कल से भाई के नवरात्रे चालू हो रहे, आशिकों के नवरात्रे। ये भाई है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है भाई, अभी देखना तुम, ठीक है, ठीक है। ये भाई है। अब भाई, नहीं मैं ऐसे ही बनाता हूँ हमेशा, मेरे हर बच्चे के सीन निकले होते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये भाई है, अब भाई ने क्या करा, 14 फरवरी का प्लान बनाया। 14 फरवरी को भाई की गर्लफ्रेंड का बर्थडे, बर्थडे है भाई, वैलेंटाइन हुआ, बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे है, ये भाई की गर्लफ्रेंड, ठीक है, ठीक है। अब समझना, भाई का स्टेटस सुन लो पहले, भाई क्या कर रहा है अभी। भाई सीए इंटर के सारे पेपर दे चुका है, ठीक है। भाई की आई है ऑल इंडिया रैंक 20। अब तुम बोलोगे भाई अच्छा ऑल इंडिया रैंक 20 आई है भाई की। अब भाई कर रहा है आर्टिकलशिप, ठीक है, भाई कर रहा है आर्टिकलशिप, और भाई मैं कोई बड़ी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। भाई का अपने आप से प्लान था कि हम तो सर कोई ऐसी XYZ छोटी सी फर्म में काम करेंगे, क्योंकि हमें तो आगे जाके अपनी प्रैक्टिस खोलनी है, ठीक है, हमें नहीं जाना बिग 4 वगैरह में, ठीक है। भाई अब इसमें आर्टिकलशिप कर रहा है, और अभी भाई के पास स्टाइपेंड आ रहा है 5,000 रुपए का, कोई दिक्कत तो नहीं, 5,000 तो ठीक है, इतना तो आता ही है स्टाइपेंड, ठीक है। अब क्या करा भाई ने, भाई की गर्लफ्रेंड का बर्थडे 14 फरवरी, तो भाई ने बजट बनाया, बर्थडे पार्टी पे इतना खर्चा, यहाँ जाएंगे इतना खर्चा, ये करेंगे इतना खर्चा, टोटल मिला करके भाई का बजट बना 20,000 रुपए का, कि भाई 20,000 रुपए चाहिए, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है भाई 20,000 रुपए कहाँ से अरेंज करेगा, बताओ, सीक्वेंस बताओ। तुम तो कॉस्टिंग में आंसर नहीं करते ना, तुम्हारे सामने ऐसी चीजें रखनी पड़ती है। हाँ, अब क्या लगता है 20,000 रुपए लाने भाई को, भाई बता कहाँ से लाएगा? पहले सीधा दोस्तों पे, सबसे पहले दोस्तों पे, तुम खुद सोचो सबसे पहले भाई कहाँ जाएगा? देखो खुद सोचो, सबसे पहले भाई कहेगा स्टाइपेंड, सीधा घर पे नहीं जाएगा, मार पड़ेगी। सबसे पहले स्टाइपेंड कितना? 5,000, कह रहा चलो स्टाइपेंड का खर्चा तो हो गया, ठीक है, 5,000 से और कोई खर्चा नहीं करूंगा, 5,000 यूज हो गए। अब इसके बाद भाई कहाँ जाएगा? सेविंग। सीए वाले बच्चे की कौन सी सेविंग? सीए वाला बच्चा डेफिशिएट में जी रहा होता है, तुम कह रहे हो सेविंग, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होगा, भाई इसके बाद जाएगा घर, घर पे कहाँ जाएगा? मम्मी पापा के पास। अब मम्मी पापा पे तुम्हें लगता है राहुल पापा के पास जा सकता है? पापा के पास जाके तो नहीं बोल सकता, भाई गया मम्मी के पास, मम्मी को कहता मम्मी 15,000 रुपए की जरूरत है। मम्मी कहती क्यों चाहिए बेटा? इसने बोला मम्मी दोस्त का बर्थडे है।
मम्मी कहती दोस्त का बर्थडे पार्टी तो वो देगा, तू क्यों दे रहा पार्टी? अरे मम्मी आपको नहीं पता, हम जेन जी, तुम तो जेन जी भी नहीं ना, तुम तो उससे आगे वाली जनरेशन हो गए, ठीक है। तो इसने मम्मी को बोला 15,000। तुम्हें लगता है इसने मम्मी को 15,000 बोले मम्मी 15,000 दे देगी? मेरी मम्मी तो नहीं देगी, ठीक है। मम्मी ने दिए 7,000 कि बेटा मेरे पास तो इतना ही है, फिर भी 7 दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें कहाँ लगता है भाई कहाँ जाएगा? फाइनली भाई जाएगा दोस्तों पे। भाई जाके दोस्तों क्या बोला, तुम्हारी भाभी का बर्थडे, पैसे दो, ठीक है। दोस्त भी नालायक, दोस्त कहते हैं ऐसे तो नहीं देंगे, तो कह रहा अरे भाई इंटरेस्ट ले लेना यार, पैसे तो दो। तो 12 हो गए थे, भाई को 8,000 रुपए और मिल गए। बाकी इसको भी पता है इंटरेस्ट ना तो ये देगा ना दोस्त इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोस्तों को ये 8,000 तो दे दे, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो भाई ने अपने 3 सोर्सेस ढूंढे। क्या सेम मैं बोलूं सरकार भी इसी तरीके से चलती है? सर सरकार भी ऐसी चलती है, बिल्कुल। जैसे सरकार में सबसे पहला यहाँ भाई का स्टाइपेंड है, सरकार का अपना होता है पीएसयू। सबसे पहले पीएसयू कि अपने जो धंधे चल रहे हैं, ठीक है। जैसे खुद सोचो, दुबई की कंट्री या जितनी गल्फ कंट्री है आज तक कभी टैक्स ले रही थी? नहीं। लेकिन क्या काम चल रहा था? हाँ, क्योंकि उनके अपने बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे थे। इंडिया में बिजनेसेस सरकार के उतने अच्छे नहीं चल पाते, ठीक है। क्योंकि यहाँ के लोगों को होता क्या, दफ्तर जाना है और वापसी जल्दी आना है, बस काम कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है पीएसयू वगैरह। अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, पहला पीएसयू या अपने बिजनेस जो है। दूसरा, सरकार जाती है अपने मम्मी पापा के पास। सरकार के मम्मी पापा कौन? आरबीआई। कहाँ से मम्मी पापा हो गए? सरकार को आरबीआई ने बनाया, तुमने बनाया? तुमने बनाया ना, तो कहाँ आएगी? पब्लिक के पास। तो क्या लेगी? टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस लेगी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपको टैक्स वाले सर समझाएंगे। तीसरा, सरकार जाएगी अपने दोस्तों के पास, कहाँ पे? लोन लेने। कहाँ? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो सरकार भी सेम ऐसी ऑपरेट करती है। लेकिन अगर मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें समझाता तो मैं समझ नहीं आती, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि आपको समझ में आ जाए बात। यहाँ तक सही है, ठीक है। सर इसका कॉस्टिंग से क्या रिलेशन है? तो बेटा कॉस्टिंग में भी तो हमारे ऐसे ही बजट बनेंगे। सबसे पहले मैं सोचूंगा पूरे साल में मैं कितनी सेल करूं, मैं कितने समोसे बना करके बेचूं। मैंने पूरे साल का टारगेट रख लिया, मुझे 20 लाख का प्रॉफिट कमाना है। पहले मैंने सोच लिया सेल कितनी करूं। सेल के बेसिस पे डिसाइड होगा कि प्रोडक्शन कितनी करनी है। सही बात है। तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना। मैंने साल के स्टार्टिंग में सोचा मुझे 50 लाख समोसे बना करके बेचने हैं, तो क्या प्रोडक्शन 50 लाख की करनी पड़ेगी? सोच के बताओ, ये ज्यादा की या कम की? पक्का? या मैं ऐसा बोलूं, सर समोसा तो एक ऐसा एग्जांपल हो गया, आप बोल सकते हो ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ, पहले का कुछ ओपनिंग होगा तो प्रोडक्शन कम होगी, आगे कुछ क्लोजिंग बचाना है तो प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब क्या सेल और प्रोडक्शन की क्वांटिटी में फर्क हो सकता है? बिल्कुल, ठीक है। आपने प्रोडक्शन डिसाइड करी, प्रोडक्शन के बाद आपने अपने परचेज मैनेजर को बोला कि भाई बाहर से रॉ मटेरियल इतना लेकर के आई हो। ये सारी बजट की चीजें होती हैं। सेल कितनी करनी है, प्रोडक्शन कितनी करनी है, उस प्रोडक्शन के बेसिस पे बाहर से सामान कितना खरीदना है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? बजट में। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या आपको हर चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमें पढ़ना क्या है? पहले यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ। सिलेबस सारा क्लियर है, ठीक है। अब सिलेबस ये है, आप अपने हिसाब से देख लो आपको क्या सिलेबस करना है, ठीक है। मार्क्स मैंने बता दिए आपको, 100 मार्क्स ऐसे आ जाते हैं। सर कॉस्टिंग में 100 में से 100 लाने पॉसिबल है? मतलब प्रैक्टिकल बात करो, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका। थ्योरी का एक क्वेश्चन आता है अलग से, आप छोड़ के जाना चाहते हो छोड़ के जाओ थ्योरी, तो भी पूरे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। सर एमसीक्यू में अभी तक कोई थ्योरी नहीं पूछी गई। 2 बार से एमसीक्यू हुए, सितंबर में आया पेपर, जनवरी में पेपर आया, अभी तक कोई भी थ्योरी नहीं आई है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल चला है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एक लास्ट में खाली पेपर स्ट्रक्चर और बुक्स के बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले पेपर स्ट्रक्चर तो आपको वैसे पता ही है, 100 मार्क्स का जो पेपर होता है कॉस्टिंग का, उसमें से 30 मार्क्स का क्या होता है? एमसीक्यू। लेकिन ये 30 मार्क्स सबसे पहले ये फाउंडेशन जैसे नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग, यहाँ तो कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। तो भाई सारे अटेम्प्ट करके आना, चाहे तुमने तुक्का लगाया। ऐसा होता है ना कई बार आईसीआई का क्वेश्चन गलत है, तुम्हें पूरे मार्क्स मिल गए, ठीक है। दूसरा, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, 30 तो कभी आते ही नहीं। जनरली इसमें क्वेश्चन होते हैं 15, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है 10 क्वेश्चन आ गए 2 मार्क्स के, 20 ये हो गए, और 10 क्वेश्चन अलग से आ गए, ठीक है। क्योंकि केस बेस्ड सिनेरियो भी होंगे, एक केस बेस्ड दे दिया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए, ऐसे बना करके वो दे देता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी 70 मार्क्स का क्या होगा? सब्जेक्टिव। 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें से पहला कंपलसरी होता है, वो आपको पता है फाउंडेशन लेवल पे, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा। 5 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 में से करने कितने होते हैं? 5। और जनरली जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो थ्योरी का क्वेश्चन होता है। जनरली जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो थ्योरी, ज्यादातर बच्चा क्या करता है, थ्योरी छोड़ के जाता है, प्रैक्टिकल पूरा करता है। बट मैं चाहता हूं अगर आपको 100 में से 100 लाने हैं तो सर प्रैक्टिकल भी करो और थ्योरी भी करो। भगवान ना करे कभी प्रैक्टिकल का कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो आपके पास थ्योरी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम तो पूरा करेंगे 100 मार्क्स का, आगे आपके ऊपर है कि आप इसमें से कितना सोच रहे हो कि आपको क्या गेन करना है। यहाँ तक ठीक है। ये पेपर स्ट्रक्चर है, पेपर स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, ठीक है।
इसके बाद आपको एक बार बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, बुक्स के बारे में और देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। सिंपल सिंपल सी बात है। सबसे पहले एक तो आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक दिखा भी देता हूँ अभी। क्वेश्चन बैंक की 2 मॉड्यूल मिलेगी। तो क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, इस तरीके के सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन बैंक है, हर क्वेश्चन के ऊपर 3 चीज़ें लिखी हैं, क्वेश्चन नंबर, साथ में कैटेगरी। कैटेगरी आप खुद डिसाइड करोगे ये कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है या कैटेगरी सी है। कैटेगरी ए वो कैटेगरी है जो आपको पेपर से पहले जरूर ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाना है। मैं अपने हिसाब से भी बताऊंगा, बाकी आपको अपने हिसाब से भी देखना है। ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नॉर्मल है, आपके हिसाब से अच्छा है, और वो हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। ठीक है। कैटेगरी बी की पूरा क्वेश्चन अच्छा नहीं है, लेकिन एक आधा पॉइंट कोई बढ़िया है। कैटेगरी सी बिल्कुल फालतू क्वेश्चन, आपने एक बार कर लिया, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये आपको खुद लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन के सामने। मैंने जानबूझ के पहले ही लिख दिया, आप अपने हिसाब से चलो। ठीक है। और एक दूसरा क्या, रजिस्टर का पेज नंबर, ताकि आप बुक को और उसको रजिस्टर को पूरा साथ साथ कनेक्ट करके चलो, सिंक्रोनाइज करके चलो कि ये वाला क्वेश्चन मेरे रजिस्टर के कौन से पेज पे है। ठीक है। आप बोलोगे सर ये बहुत छोटी छोटी सी बातें, बेटा ये छोटी छोटी सी बातें आपकी रिवीजन बहुत तगड़े लेवल पे ले जाएगी। पता है ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। आप बैठे हो एग्जाम से एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले, आपको ये देखना यार मटेरियल का ना, मटेरियल का मुझे ये देखना मेरा ये 7वां क्वेश्चन कहाँ हुआ है। आप क्या करते हो, आप पेज घुमाते हो, क्वेश्चन नहीं मिला, आपका गया आधा घंटा। उस आधे घंटे में एंजाइटी क्रिएट हुई, एंजाइटी क्रिएट हुई, आपकी आगे की रिवीजन अफेक्ट कर दी है। आपका मेन टारगेट है भाई मेरे को लास्ट का 1.5 दिन मिला है, मिलता 1.5 दिन है हर पेपर से पहले। हम तो मान के चल रहे हैं कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आपको ज़्यादा दिन मिले। मुझे 1.5 दिन में अगर मैं पूरा रिवाइज नहीं कर पाऊंगा कॉस्टिंग, तो मैं वहां जाके प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो मेरी हमेशा से स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आपका 1.5 दिन वो सही से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी के, लेकिन ये पेज नंबर वाला काम आपको साथ के साथ करना पड़ेगा। मैं तो आपको बोलूंगा ये काम हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में करो। ठीक है। आप खुद देखना लास्ट में जाते जाते आपकी रिवीजन कितनी आसान हो जाती है इन सब चीज़ों से। यहाँ तक सही है? इस चीज़ों से हम प्लान करके चलेंगे। तो क्वेश्चन बैंक मिलेगा। अब क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, जैसे मटेरियल में टोटल मिला करके 40 क्वेश्चन है, जो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे क्लास में करवाऊंगा। आपको घर के लिए काम मिलेगा बहुत कम। ठीक है। हाँ, घर के लिए कोई क्वेश्चन मिलेगा, इसी क्वेश्चन के पीछे उनके आंसर्स होंगे सारे, आप कर सकते हो और बाद में चेक कर सकते हो। मेरे को पहले था कि इन्हीं के नीचे आंसर डाल दो, पर अगर नीचे आंसर होता ना तो बच्चा सीधा आंसर देखता है, दिमाग नहीं चलाता अपना। तो आप क्वेश्चन देख के पहले खुद करो, फिर आंसर से मैच करते चलो जो चीज़ें मैच हो रही है। ठीक है। तो एक तो हो गया आपका क्वेश्चन बैंक। ठीक है। क्वेश्चन बैंक के अलावा आपको एक दूंगा आईसीएआई का कंपाइलर। कंपाइलर के सारे क्वेश्चन आपको करने नहीं है। सर कंपाइलर में होगा क्या? देखो, अगर आप आईसीआई को सही से पढ़ना चाहते हो तो आईसीआई हर अटेम्प्ट से पहले देता क्या क्या है, एक देता है आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, एक लेता है एमटीपी। एमटीपी आईसीआई के मूड के ऊपर होता है, कभी एक सीरीज भी लेता है, कभी दो दो सीरीज भी लिए हुए उसने। ठीक है। इसके अलावा आता है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है सीधा वो। ये 3 सोर्स है, इसके अलावा तो कोई सोर्स नहीं है ना। ठीक है। इन 3 सोर्स के मई 18 से कोर्स चेंज हुआ है, तो मई 18 से लेकर टिल नाउ जितने अटेम्प्ट हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के अलग अलग करके मैं आपको दे दूंगा। आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन बैंक पूरा हो गया, कंपाइलर उठाओ, बस क्वेश्चन पढ़ते चलना। हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन कुछ नया है, मतलब मुझे ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है। कंपाइलर दिखा देता हूँ, देखो कंपाइलर कैसा होगा। जैसे ये मटेरियल का कंपाइलर है। ठीक है। सबसे पहले आरटीपीआई, हर अटेम्प्ट सामने लिखा होगा पूरा आईसीआई का क्वेश्चन, पूरा का पूरा आईसीआई का क्वेश्चन, नीचे आईसीआई का सोल्यूशन। मैंने अपना कोई सोल्यूशन नहीं डाला, ना अपना कोई क्वेश्चन डाला, ताकि आपको तभी तो पता चलेगा ना आईसीआई मांग क्या रहा है और आईसीआई क्या क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है। ये आरटीपी हुई, ये देखो एमटीपी हुई। ठीक है। उसके बाद आगे चले गए, ये मई 18 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया आपका, सजेस्टेड आंसर क्या है, फिर से आरटीपी नवंबर 18, एमटीपी। अब देखो एमटीपी की सीरीज 1 थी क्योंकि 2 सीरीज पूछी गई थी। ठीक है। तो ये पूरा कंपाइलर बन रहा है, ऐसे कंपाइलर बना करके मैं आपको दे दूंगा। यहाँ एक बात और दिखाता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2 जगह रिपीट हुआ है, तो मैंने 2 बार नहीं डाला क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन है मैंने उसी के आगे लिख दिया, इतनी अटेम्प्ट में आया है। ठीक है। आपको ये कंपाइलर पूरा नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम इसमें से तो मैं क्लास में करा दूंगा आपको। बस कंपाइलर दे क्यों रहा हूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लास्ट में बढ़ जाए। हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार आया है, मेरे को आता है अच्छे से। ठीक है। हर चैप्टर का अलग से करके मैं आपको दूंगा। ठीक है। देखो, आईसीआई का पेपर लिखने जा रहे हो, सिर्फ एक काम करके जाना है, आईसीएआई के सारे क्वेश्चन आपके हाथ में होने चाहिए और कुछ मत करो। क्योंकि आईसीआई क्या करेगा, या तो अपना क्वेश्चन देगा या नया क्वेश्चन लाएगा। नया आया तो कॉन्सेप्ट के बेस पे होगा, अपना आया तो सबसे बढ़िया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक ठीक है। एक एक कंपाइलर दूंगा, इस कंपाइलर के साथ साथ आपको पता ना आईसीआई का स्टडी मैट भी है ना। अब आईसीआई का स्टडी मैट खोलते नहीं है जनरली बच्चे। मैं इस स्टडी मैट के सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू आपको अलग से कंपाइल करके दे दूंगा हार्ड कॉपी में। ठीक है। ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है।
इसी के साथ सारे एमसीक्यू जो आईसीएआई ने आज तक कहीं पर भी पूछे, चाहे एमटीपी में पूछे चाहे आरटीपी में पूछे, इसी के साथ आईसीएआई की थ्योरी जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, कोई भी पेपर लिखने जा रहे हो उसका सोर्स करना बहुत अच्छा है। ठीक है, आप आईसीएआई के अलावा 10 किताबें पढ़ के जाओ, मैं आपको कह रहा हूँ नंबर नहीं आएंगे। नंबर सिर्फ जब आएंगे जब आईसीएआई का मटेरियल पढ़ रखा होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस जब भी आएगा कि वो अपने सजेस्टेड आंसर में क्या दे रहा है। आपने देखा है ना, ऐसा होता है कि बच्चा पेपर में तो लिख के आया, नंबर नहीं मिल रहे, क्यों? आपने उसके हिसाब से लिखा नहीं है। ठीक है, तो मेरा बस एक टारगेट है, मैं आपको वो सारा कुछ यहीं करा दूं जो आईसीएआई से रिलेटेड है, ताकि आपको क्लासेस के बाद ऐसा ना लगे यार मेरा तो ये वाला पार्ट हुआ नहीं, या ये क्वेश्चन तो मेरे साथ डिस्कस ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है सब कुछ? ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ना मैं आपको एक रिवीजन नोट्स दूंगा। रिवीजन नोट्स ये भी हार्ड कॉपी में ही जाएंगे आपके पास, जो आपको लास्ट के 1.5 दिन में पढ़ने हैं। ये क्या होगा, ये सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे हर चैप्टर के। जैसे मान लो एक चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट के सारे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद ही बना रखे हैं, और उसके नीचे 7 से 8 क्वेश्चन कि आप खाली ये क्वेश्चन करके चले जाओ, आपका 1.5 दिन में वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया। ठीक है, तो लास्ट के 1.5 दिन में क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि बस उतना ही करना है, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास बुक्स जाएंगी तो टोटल मिलाकर के 4 से 5 बुक हो जाती है। 2 क्वेश्चन बैंक हो गए, 2 आईसीआई के मटेरियल हो गए, एक ये बुक हो गई, तो टोटल 5 किताबें आपके पास आएंगी। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर सब कुछ क्लास में हो जाएगा। बस एक काम आपको करना है, खाली जो यहाँ हो रहा है घर पे जाके बस वो रिवाइज करना है। मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा रिवाइज करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, पहले दिन से मान के चलोगे कॉस्टिंग आसान है, कॉस्टिंग आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, बस डिस्कशन रखना, ऐसा नहीं हुआ कि मैं करा रहा हूँ आप बस नोट करके जा रहे हो, बाद में पता ही नहीं है कि क्या हुआ। आज आपने डिस्कशन करी ना, आपको पता चला 1.5 से 2 घंटे कहाँ निकल गए। ठीक है, इस तरीके से कॉस्टिंग चलेगी। मेरी कोई भी क्लास 2 से सवा 2 घंटे से ऊपर नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती, आप पूछ लेना। ठीक है ना, मैं अपने बारे में बच्चों को ज़्यादा कुछ बोलता हूँ। आप सिर्फ एक काम करना, जो पहले बच्चे निकल करके जा चुके हैं एक बार खाली उनसे पूछना कि भाई कॉस्टिंग का क्या रिव्यू है, खाली उनसे पूछ के देखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा। दूसरा, आप अगली क्लास से आपको ना ये मिल जाएगा, मटेरियल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। हम अगली क्लास से मटेरियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं बस आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, 3 से 4 टाइप के आपके पास पेन हो, एक रजिस्टर हो, बस और कुछ नहीं करना। सारा कुछ मैं क्लास में कराऊंगा आपको। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट है पूछ लो, और कोई डाउट हो। टेस्ट सारे क्लास में होंगे, हर चैप्टर के टेस्ट होंगे, जैसे चैप्टर के भी होंगे, और ऐसे टेस्ट होंगे जैसे 50 मार्क्स का सिलेबस है उसका एक टेस्ट, 75 मार्क्स का टेस्ट, 100 मार्क्स का टेस्ट। इस तरीके से पहले हर चैप्टर का टेस्ट होगा। मुझे लगा 50 मार्क्स का हो गया, उसके बाद 50 मार्क्स का, फिर 75 मार्क्स का, सारा 100 मार्क्स का। एक बात और, सारे टेस्ट में बच्चों के खुद चेक कर दूं, तो चेक करने के बाद क्या होगा, जैसे मैंने ये चेक करके आपको दे दिए, तो मेरे को अगर लगा कि पूरी क्लास में ज़्यादातर बच्चों की गलती हो रही है, तो मैं अगले लेक्चर में वो गलती आप लोगों को बता दूंगा कि ये गलती ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, भाई इस गलती को ठीक कर लो अपना। ठीक है, और कोई डाउट तुम लोगों को लग रहा हो? पक्का? मेरा फ़ोन नंबर ये और लिख लो आप, आपके मन में कोई भी कैसा भी डाउट आए सीधा कॉल कर लेना, सीधा आप मैसेज कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। कोई छोटा मोटा डाउट आता है, साथ के साथ कनेक्टेड रहना बस। ठीक है, कॉस्टिंग में अलग से आपको कोई एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना करते चलो। एक टाइम आएगा आपको लगेगा हाँ यार ठीक है कॉस्टिंग हो गया, बाकी सब्जेक्ट को देखना है कैसे करना है। ठीक है, कोई डाउट तुम लोगों को लग रहा हो? पक्का? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपना अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।